एक गोरा आता है, लैंड कर रहा है, पहली जंप है उसकी, उसका इंस्ट्रक्टर उसको वॉकी टॉकी में बोल रहा है हाफ फ्लेयर हाफ फ्लेयर हाफ फ्लेयर। वो बंदे ने भी टांगे सीधी रखी, ही लैंडेड ऑन हिज शिन एंड दे बोथ स्नैप्ड। यहां से टांगे अंदर को मुड़ गई और वो बंदा वहां पड़ा हुआ है। देखा होगा जो हथौड़े से शार्क दिखता है, हथौड़ा जैसा होता है। अब वो ऐसे नहीं जमीन पे दिखेगा, उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ता है ब्लू ओशन में। अब ब्लू ओशन में क्या होगा, आप 10 मीटर नीचे जाओगे, कुछ नहीं दिख रहा है, बस पानी है। 5 मिनट के बाद दूर से एक शैडो आएगी और एक 10 मीटर बड़ी शार्क। हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, एवलांच आया, हम दो तो कट लिए, साइड पे बचे, और आप दोनों एवलांच के अंदर बर्फ में दफन। अब मेरे पास है 4 मिनट, क्योंकि आप जब बर्फ में दफन हो गई भी, अगर बर्फ सॉफ्ट है तो आपके ऊपर 5 फीट बर्फ होगी। तो और प्रॉब्लम क्या है, जब हम बर्फ में दब जाते हैं ना, तो आपको ये नहीं पता चलता कि आपका मुंह नीचे है या मुंह ऊपर है, क्योंकि यहाँ भी बर्फ है, यहाँ भी बर्फ है। ये हुआ है कभी? एक बार। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। भाई आपको ट्रैवल पॉडकास्ट बहुत पसंद है, तो आज हम ट्रैवल के साथ साथ और भी बहुत चीज़ों का तड़का लगाने वाले हैं। हम तड़का लगाएंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स का, रियल लाइफ क्रेजी एक्सपीरियंसेस का, बिजनेस का, टैटूज का, बहुत सारा तड़का लगने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ है आकाश मल्होत्रा भाई। ये एक फुल टाइम ट्रैवलर है, बिजनेसमैन है, और कैसे अपनी जर्नी इन्होंने शुरू करी, क्योंकि एक आर्मी मैन के बेटे हैं और पहाड़ों से आते हैं, पर इन्होंने पूरी दुनिया में 49 कंट्रीज अभी तक कवर कर लिए हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, ये सोलो स्काई डाइवर हैं, अकेले कूदते हैं स्काई डाइविंग में। मतलब हमारे जैसे होगा तो ड्रीम होता है कि किसी के साथ एक बार दुबई जाके स्काई डाइविंग कर ले, पर भाई के पास लाइसेंस है स्कूबा डाइविंग का, स्काई डाइविंग का, और स्नो सर्फिंग का, स्नोबोर्डिंग का। और भाई आज तो मज़ा आने वाला है। तो भाई कैसे हो आप? वेलकम टू आवर शो। थैंक यू भाई। पूरी मौज मचा रखी है आपने भाई। चटक इंसान कह सकता हूँ मैं भाई, आपको। रियल लाइफ बनी कह सकते हैं आपको। ये भैया पकड़ा, और इसी बात पे एक रील वायरल इसी चक्कर में जा रही है मेरी। ला 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 ला। बस भाई की लाइफ में दीपिका की कमी है, और दीपिका की कमी है इसलिए भाई इतनी मौज काट पा रहे हैं, वरना कौन कर पा रहा है। भाई मुझे लग रहा है कि दीपिका की कमी नहीं, कि बहुत सारी दीपिकाएं हैं। जिंदगी के सुख। बट नहीं यार, राम राम दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मल्होत्रा। मुझे दुनिया वाले स्काई के नाम से भी जानते हैं। जो मुझे ट्रैवल से मिला था वो भी कहानी जो बताई जाएगी। मैं रहने वाला हूँ एक हिमाचल प्रदेश के छोटे बहुत सुंदर शहर से, धौलाधार की चरणों में है। इस जगह का नाम है पालमपुर, ठीक है। और पिताजी मेरे फौजी हैं, जैसा आपने बताया। तो ज़िंदगी मेरी एक जगह पे नहीं कटी। मैंने अपनी ज़िंदगी काटी बस इधर उधर, कहीं ना कहीं बापू के साथ पीछे पीछे चले रहते थे। और इसी के चलते जब लाइफ एक्चुअली स्टेबल हुई तो दिमाग ख़राब हो गया। जैसे नौकरी लगी तो बोलते हैं ना, जब आप पूरी ज़िंदगी इतने अनस्टेबल जिए हो तो सडनली जब स्टेबल हो जाओ तो क्या होता है। तो आई थिंक उसी के चलते 2014 से सिलसिला शुरू हुआ, और इसके बारे में आपसे बात करने आया। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे बॉयज। इट्स अ प्लेजर। अरे नहीं भाई, आप हमारे पॉडकास्ट में इतना कंटेंट देने वाले हैं, हम सर ऑडियंस को मजा आने वाला है। आपकी लाइफ इतनी वास्ट है भाई, हम सोच रहे कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे जाएं, क्या करें। तो पहले भाई क्योंकि हमारी ऑडियंस थोड़ी चंचल मिजाज की है, आजकल लोगों के पास देखने को इतना कुछ है, तो उन्हें बांधने के लिए, उन्हें रोकने के लिए हम थोड़ा स्काई डाइविंग पे आ जाते हैं। वहीं से शुरू करते हैं। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं भाई। हम सबका ड्रीम है स्काई डाइविंग, है ना। हमने जब से जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखा है ना कि 3 दोस्त ऐसे हाथ पकड़ के कूद रहे हैं। आहा, सबको लगता है यार एक बार तो ये करना है। बट फिर हमें रियलिटी चेक मिलता है कि आप अकेले ऐसे ही नहीं कूद सकते, आप किसी के साथ कूदते हो। और हमने लोगों से ये भी सुना है कि वो लाइफ चेंजिंग होता है, या फ्री फॉल का तो मज़ा आता है, पर जब वो पैराशूट खुल जाते हैं तो थोड़ी इरिटेशन होती है कि यार पहुंचाओ, जल्दी लैंड करा दे वाला। और 50 सेकंड में आप नीचे आ जाते हो तो भाई ऐसा लगता है कि कब खत्म हो गया। अबे मेरी आधा लाख कहाँ चला गया 50 सेकंड। सही में। तो भाई आपकी लाइफ में स्काई डाइविंग कैसे आई, और आप कैसे सोलो कूदते हो, और आपने कहाँ से सीखा, सब कुछ बताओ हमें। तो यार स्काई डाइविंग का सिलसिला शुरू हुआ 2022 के जून में। मैं पहुंचा सीधे पोर्चुगल। पोर्चुगल में एक छोटा शहर है वोरा, वहाँ पे एक स्काई डाइव पोर्चुगल की जगह है। एंड मुझे स्काई डाइवर बनना था, ठीक है। वो मेरे दिमाग में मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर कर लिया था कि स्काई डाइवर तो बनूंगा। अब क्या होता है ना, स्काई डाइवर बनने का एक रूल होता है कि आपने एटलीस्ट एक बार जिंदगी में, जो आप बोल रहे थे ना छाती पर बंद के कूदना होता है, उसको टैंडम जंप बोलते हैं, वो करना जरूरी है। और टैंडम जंप के ना वो लोग मांग रहे थे 25,000 रुपये, और पत्नी वहाँ पे 40,000 का था टैंडम जंप। तो उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ था कोर्स करने का, तो मैंने जाके वहाँ पे झूठ बोल दिया कि मैं तो कूदा हूँ। अब उनको क्या पता मैं कूदा हूँ नहीं कूदा हूँ, बिकॉज मुझे वो पैसे देने थे। तो फ्रॉम द स्टेप 1 आई न्यू कि मुझे करना है। मेरा मेंटली गेम बहुत स्ट्रांग था कि मुझे ये करना है। अब इस कोर्स में होता क्या है, पहले तो बात कर ले स्काई डाइविंग के बारे में। आपने इसको इतना
अच्छे से बताया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और एग्जैक्टली वही मोमेंट होता है। बोलते हैं ना कि जिंदगी में ट्रूली बीइंग इन द मोमेंट क्या होता है। जब मैं बोल रहा हूँ मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, ठीक है, और आज तक आते हैं, देखो आप देख रहे हो धीरे धीरे खड़े होने लग गया, देखो हाथ भी नहीं लगे। एंड ये इमोशन है एक, जब आप आसमान से एक प्लेन से निकलते हो और वो 55 सेकंड आप गिरते हो, यू आर ट्रूली इन द मोमेंट। जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स कहीं और छूट चुकी हैं, ठीक है, कल क्या होने वाला है घंटा नहीं पता। यू आर विद योर सेल्फ, यू आर फॉलिंग, नो यू आर फ्लाइंग, दैट इज द पर्सपेक्टिव चेंज। आप गिर नहीं रहे हो, आप उड़ रहे हो। और उन 55 सेकंड में भाई आप जिंदगी के देखो, अब रिकॉर्ड और हार्ड हो गए। आप समझ रहे हो, ये दिस इज जस्ट नॉट समथिंग, दिस इज व्हाट आई फील। जिंदगी बदल जाती है, और इस फीलिंग को पाने के लिए एक प्रोसेस है कि ऑब्वियसली आप उड़ नहीं रहे हो, आप पहले गिरी रहे हो और उसमें फटती है, उससे बचने के लिए यू हैव टू ट्रेन। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एएफएफ, एक्सीलरेटेड फ्री फॉल, जिसमें आपकी पहली जंप 7 जंप्स जो होती हैं उसमें आपके साथ पहली 3 जंप में 2 इंस्ट्रक्टर कूदते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। वो क्या करेंगे, जमीन पे ना पहले तो आपकी थ्योरी क्लास होगी, पैराशूट ऐसे खुलता है, अगर पैराशूट ऐसा दिख रहा है तो तुम मरने वाले हो, अगर ऐसा दिख रहा है तो तुम जिंदा रहोगे, टाइप समझ रहे हो। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, स्काई डाइविंग का लाइसेंस है, एंड यूएसपीए करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो लाइसेंस देती है, यूनाइटेड स्टेट्स की पैराशूट एसोसिएशन है, वो लाइसेंस देती है। तो ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद मैं गया अपनी पहली जंप के लिए। तो पहली जंप में बेसिक चीज क्या होती है, आप कूदोगे 2 बंदों के साथ। अब मैं आपको यूज करूंगा, वो आपको ऐसे साइड से पकड़ते हैं, एक यहां से पकड़ेगा, प्लेन के बाहर पकड़ेगा। तो एक बंदा प्लेन के बाहर लटक रहा है, एक बंदा प्लेन के अंदर खड़ा है, और आप बीच में खड़े हो प्लेन को पकड़ के। अब जब मैं पहली बार बाहर गया और एक बंदा बाहर तो अंदर था, तो मुझे ग्राउंड में बताया था करना क्या है। तो कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं कि आपकी मसल मेमोरी बिल्ड करना चाहते हैं वो लोग, कि पता हो आपको पैराशूट का, पायलट बोलते हैं जो फेंकते हैं तो पैराशूट खुलता है, वो कहाँ पर है। ऑल्टीमीटर होता है कि आप देखते हो अच्छा मैं अब इतने फीट पे गिर रहा हूँ, वो कहाँ पर है। और जब आप गिर रहे हो तो आप उल्टे गिर रहे हो, सीधे गिर रहे हो, आपको ना पता, आप तो गिर रहे हो, तो कहाँ देखना है और कैसे पता चलेगा ये आसमान है जमीन है। तो सर्कल ऑफ अवेयरनेस बोलते हैं कि आप उन 55 सेकंड में आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप अवेयर हो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये फीलिंग, मैं पहला जंप था, मैंने उनको झूठ बोला हुआ है, एंड ऑब्वियसली मैं व्हाई आई एम सेइंग मैं झूठ बोला हुआ है बिकॉज आई न्यू आई वांटेड टू डू दिस, इट्स नॉट कंपलसरी एनी मोर, दिस इज द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग इट। अब बोलते हैं आओ कूदो, अब वो पूछते भी नहीं है। तो मैं खड़ा हुआ दरवाजे पे, भाई ना आप मानोगे नहीं, मैंने दरवाजे को पकड़ा, मैंने मुंडी बाहर निकाली। अब आप सोचो एक प्लेन उड़ रहा है, पहली वालों की धक्कर के मुंह पे यूं ना, और पूरा मुंह कर रहा है, और मैं अपने आप को बोल रहा हूँ क्यों 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 क्या, मतलब क्या सोच रहा था। अब बंदे ने अंदर पकड़ा हुआ, एक बंदा बाहर लटका हुआ है प्लेन के, और मुझे देख रहे हैं दोनों, ठीक है। अब क्या होता है, मुझे उनको क्यू देना है, तो क्यू क्या है, बॉडी क्यू है, पकड़ा हुआ है, आउट इन, और जब मैं आउट करूंगा ना सब कूद निकलेंगे एक साथ, तो तीनों एक साथ गिरे, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तीनों एक साथ जाए। मैंने आंख बंद करी, ब्रीथ आउट किया, मैंने बोला जय माता दी, ठीक है, आउट इन, और जैसे मैं आउट निकला, मतलब जो वो प्रेशर था ना गिरने का, 4 सेकंड के दिमाग बंद, मतलब वो दिमाग रीबूट कर गया एकदम से ना, कि आप गिर रहे हो, इतनी ज्यादा वेलोसिटी है। आप देखे कभी आप स्विमिंग पूल में कूदते हो किसी हाइट्स, तो एकदम से फील होता है एक्सेलरेशन, आप सोचो प्लेन से कूद रहे हो। टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, इंसान जब फ्री फॉल में होता है तो 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरता है, उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसके आगे नहीं जाएगा बंदा, चाहे कितना भी भारी हो। तो लिटरली मैं 100 किलोमीटर में नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा दिमाग बंद हो गया, और अब 4 सेकंड का मेरा दिमाग बंद है। 4 सेकंड बहुत होते हैं, तो 55 सेकंड गिरना था, 4 सेकंड हुआ, 50 सेकंड बचे। और अगर अब मेरे को क्या फील होता है, मेरा इंस्ट्रक्टर जो मैं इस तरह से पकड़ा है, मेरा इंस्ट्रक्टर मुझे पकड़ता है यूं करते, ठीक है, और जैसे उसने मुझे ऐसे किया ना, और जैसे कि उसने मुझे ऐसे किया ना, मेरा एकदम से दिमाग रीस्टार्ट हो गया, और ठक करके मैं उठा हुआ, मैंने बोला मैं गिर रहा हूं मैं गिर रहा हूं, एंड आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। सो आई बोले ओके, सर्कल ऑफ अवेयरनेस, मैंने होराइजन देखा, सर्कल चेक, मोनोलिटी देखा, ओके, मैंने यहां राइट इंस्ट्रक्टर को मिला 12,000 फीट, बोलता है ओके, मेरा 12,000 फीट, बोलता है ओके, मेरा ओके, प्रैक्टिस पुल 1। अब क्या होता है स्काई डाइविंग में, आप बहुत कंट्रोल्ड वे में गिरते हो, क्या है, स्विमिंग की तरह। अगर आपका ये हाथ और ये, अगर मैं यहां से लगता हूं, आपके ये 2 हाथ हैं और आप ऐसे गिर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपका एक हाथ नीचे और एक हाथ ऊपर है ना, तो आप यूं पलट जाओगे उल्टा। अच्छा, टेढ़े हो जाएंगे। तो आपको सिमेट्रिक गिरना है, दोनों पांव भी बिल्कुल अगर सीधे है ना, तो अगर एक पांव ऐसा और एक पांव ऐसा है ना, तो आप ऐसे पलट जाओगे। तो इट्स लाइक लर्निंग हाउ टू स्विम आसमान में, ठीक है। तो वो ही 7 चीजें आपको 7 जंप में सिखाई जाती हैं। जो आपका 7वां जंप होता है वो आपका पहला सोलो जंप होता है, जब आपका इंस्ट्रक्टर बोलता है अब तू कूदेगा, मैं तेरे को पकड़ूंगा नहीं, और मैं तेरे पीछे कूदूंगा, और तुझे सब कुछ करना है जो मैं तेरे को बताऊंगा। तो वो 7 जंप का चीज होता है जो आप 4 दिन में करते हो। सोचो आप 4 दिन के अंदर सोलो स्काईडाइवर बन सकते हो, ठीक है। इसका खर्चा जो आता है सोलो एएफएफ का ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास आता है, ठीक है। सिर्फ कोर्स का खर्चा 2 लाख का आता है। आप 7 जंप करते हो, पहले 3 जंप 2 इंस्ट्रक्टर्स के साथ, और बाकी 4 जंप एक इंस्ट्रक्टर के साथ, और 8वीं जंप होती है विदाउट इंस्ट्रक्टर, तुम्हारे पीछे कूदता है, ठीक है। और उसके बाद जो उसको बोलते हैं चेक डाइव, उसके बाद तुम्हें बोलते हैं ओके एएफएफ सर्टिफाइड, हाथ मिलाता है जय माता दी, तू अकेले कूद सकता है, पर तू अकेले ही कूदेगा।
तू लोगों के साथ नहीं कूदेगा। फिर शुरू होता है सिलसिला ए लाइसेंस का। मगर ए लाइसेंस क्या करता है, आप करते हो 26 जंप्स जिसमें आप और स्किल्स सीखते हो। कैसी स्किल्स? आगे जाना हवा में, पीछे आना हवा में फ्रंट रोल। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मैं ऐसे हवा में उड़ रहा होता हूँ जैसे पता नहीं मजाक चल रहा है, पर वो एक स्किल है जो मैंने अपने जर्नी में सीखा है। तो 26 जंप्स का आपको ए लाइसेंस मिलता है और ए लाइसेंस मिलने के बाद आप दुनिया में कहीं भी कूद सकते हो। बट भाई वो भी बताओ कि जैसे पहली बार जब आप कूदे तो जब आप नीचे आ गए, हो गई खत्म, तो क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? यार वो देखा ना जिंदगी बना पहले की दोबारा में वही थी या कुछ और? ब्रो तो क्या होता है मैं बताता हूँ ऑनेस्टली क्या होता है। 55 सेकंड हुए, मैंने देखा अपना ऑल्टी, मेरा चेक ऑल्टीट्यूड था 5000 फीट। तो 6000 फीट में मैंने बोला नो मोर वर्क, और 5000 फीट में मैंने भाग दिया पैराशूट। अब लाइफ में पहली बार पैराग्लाइडिंग के टाइम तो सीखा था बेसिक्स। पैराग्लाइडिंग और नॉर्मल जो कैनोपी होती है बहुत डिफरेंट होती है। तो पैराशूट खुला और मैं राइट में देखता हूँ, मेरा इंस्ट्रक्टर ऐसे गया रॉकेट, अपने पैराशूट लैंड कर चुका है और मैं वहां में ऊपर हूँ, मैं 4000 फीट पे भी पहुंचा हूँ, वो लैंड भी कर चुका है, इतना फास्ट गया वो। तो मेरे गले पे ना वॉकी टॉकी लटकाया हुआ था। ठीक है, पैराशूट खुला है, मैं ऑल्टी देखता हूँ 3000 फीट, आवाज आती है स्काई चेक, इफ यू कैन हियर मी टर्न राइट। तो मतलब उससे मैं बात नहीं कर सकता, पर अगर मैं उसको सुन सकता हूं तो राइट मोड़ना है। अच्छा। तो ऐसे करके उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट की। ओके गुड, नाउ लैंडिंग पैटर्न, टर्न लेफ्ट, चेक टॉप, ओके लीव। तो उसमें ना दो वो होती हैं, टॉगल्स बोलते हैं, जो खींचते हैं, इसे टर्निंग करते हैं। तो टॉगल को फ्लेयर करना होता है कि पैराशूट पूरा हवा पकड़ ले। कभी कभी बंद भी हो जाता है, कुछ कोलैप्स हो जाता है, जो इमरजेंसीज मैंने आपको बताई। मगर जब मैंने पहली बार लैंड किया ना, आप मानोगे नहीं, मैंने आज से 3 चीजें समझने वाली है। मैंने आज से पहले जिंदगी में जंप नहीं मारा, ठीक है, पहली बार जंप कर रहा हूँ। और दूसरी बात, हम लैंड करने वाला हूँ पहली बार सोलो। तो मैं लैंडिंग एरिया में आया ना, मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं जमीन को देख रहा हूँ, मैं ऑल्टी देख रहा हूँ। ओके हाफ फ्लेयर। तो क्या होता है, हाफ फ्लेयर्स होती है ब्रेक्स, आधा खींचोगे आधी ब्रेक, पूरा खींच दोगे पूरी ब्रेक। मैंने पूरी ब्रेक मारा और मैं चलता हुआ लैंड कर गया। और उसके बाद जो आंसू निकलना शुरू हुए वहां पे, ओ यार, चलता हुआ लैंड करना परफेक्ट लैंडिंग में आता है। परफेक्ट लैंडिंग में आता है। अब तो हम सूप करते हैं। आज की मेरी वीडियो देखना रील पे, उसमें हम ऐसे घिसते हुए आ रहे हैं, सूप बोलते हैं। पर उस टाइम पे यार जब आइडिया भी नहीं होता व्हाट इज लैंडिंग, और पैराग्लाइडिंग के टाइम तुम खड़े होकर भी लैंड नहीं करते हो, तुम ऐसे नीचे से आके लैंड करते हो। तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट इमोशनल फीलिंग। एंड यार मतलब बोलते हैं ना यार, जिंदगी में बहुत कम चीजें होती हैं जो जिंदगी जीने, बोलते हैं ना, तुम जी रहे हो या तुम सच में जी रहे हो। आर यू अलाइव और आर यू जस्ट लिविंग? वो अलाइव और लिविंग का फर्क वहां आ जाता है पूरा, कि तुम साला जिंदा महसूस करते हो ना, कि एक एक शरीर का छेद खुल चुका है, सबसे धुएं निकल रहे हैं, और तुम बोल रहे हो यार ये भयंकर था। दिस वॉज लाइफ लिविंग शिट, एंड दैट इज व्हाट चेंज्ड माई स्काई डाइविंग जर्नी एब्सोल्युटली। और बस यार उसके बाद क्या है, अब 180 जंप्स हो चुकी हैं, 200 जंप्स करती मैं नॉर्वे जाऊंगा, वहाँ मैं बेस जंपिंग सीखूंगा। बेस जंपिंग में पहाड़ से कूदते हैं, तो मैं पहाड़ से कूदूंगा, वो और भी क्रेजी काम है। फिर विंग शूटिंग सीखूंगा, फिर उड़ता हुआ जाऊंगा पहाड़ों के बीच में से। बस भाई प्लेन से आप कूद लिए, पहाड़ से आप कूदोगे, हमारे तो क्लिफ जंपिंग में फट जाती है कि भाई नहीं जो ऋषिकेश में कराते हैं ना, वहां से भी वापस आ जाते हैं। अच्छा भाई एक बात बताओ, मतलब भगवान न करे किसी के कभी ऐसा हो कि अगर वो पैराशूट वर्क नहीं करता पहला वाला, फिर क्या होता है? तो क्या होता है यार, आपकी कैनोपी में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है। आपकी कैनोपी में पहली बार 2 पैराशूट होते हैं। एक होता है प्राइमरी जो आप फेंकते हो, एक होता है रिजर्व। जब देखा होगा जिंदगी ना मिलेगी दीवार में ऋतिक रोशन ऐसे लटका होता है, वो बोलता है यू देखता करता ऐसे खींचता है दोस्तिया, तो वो होता है, इसको बोलते हैं कट अवे टॉगल। जब आप ये खींचते हो तो आपका जो मेन शूट है वो कट जाता है और वो निकल जाता है, और आप जब ये खींचते हो तो आपका रिजर्व शूट डिप्लॉय होता है। तो एक छोटा शूट होता है, इसको रिजर्व शूट बोलते हैं, डिप्लॉय होता है। तो रिजर्व शूट हमेशा एक पैराशूट में होता है। अब सोचो, अगर आप ये बोलोगे कि यार ठीक है भाई, मैं कूदा, एक पंछी आया, मेरे सर पे लगा भैड़ और मैं बेहोश, अब मैं अकेला गिर रहा हूँ, अब कौन खींचेगा मेरा रिजर्व? तो उसमें क्या होता है, आपके पैराशूट के रिग में एक डिवाइस होता है, उसको बोलते हैं एएडी, ऑटोमेटिक एक्टिवेशन डिवाइस, एएडी। वो क्या करता है, अगर एट सर्टेन ऑल्टीट्यूड, अगर आपकी इनर्शिया, द फॉलिंग रेट, अगर आप समझ लो 80-200 किलोमीटर पर आवर पे गिरे ही जा रहे हो और वो आप स्लो नहीं होता, तो वो एक छोटा सा ब्लास्ट करेगा इन योर रिग। उससे क्या होगा, आपका रिजर्व का फटेगा और रिजर्व पकड़ करके बाहर आ जाएगा। सो यू विल स्टिल लैंड। सो इट्स इम्पॉसिबल टू डाई वाइल डूइंग सेफ स्काई डाइविंग। सेफ स्काई डाइविंग क्या होता है ना, जैसे गाड़ी भी है, फरारी चला रहे हो, नोएडा हाईवे पे हो, 120 के ऊपर गए तो फिर मौत को ही बुलावे वाली बात है ना, कि कंट्रोल में नहीं रहेगी चीज़ें। तो वैसे ही स्काई डाइविंग में भी है। तो वो आपको हाँ हड्डी उड्डी टूट जाएगी। अब इस सिचुएशन में आप लैंड, ऑब्वियसली आप टॉगल ब्रेक्स नहीं लगा रहे हो, आप बिल्डिंग पे गिर रहे हो, पेड़ पे गिर रहे हो, तार पे गिर रहे हो, आपको भी नहीं पता, पर आप मरोगे। हुआ है वैसे हड्डी टूटी हो किसी की आपके आगे, यार, आपने देखा हो? या आपकी खुद की? मेरी हड्डी तो नहीं टूटी, पर मैंने हाँ स्पेन में वहीं गया था मैं, जहाँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की शूटिंग हुई थी। वहीं पर ही मैंने अपना ये साइड से यहाँ से हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था मेरा। मैं नीचे आ रहा था, पहले बताता हूँ हड्डी टूटना कैसा दिखता है। मैं अपना ए लाइसेंस कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे 4 जंप्स हो चुके हैं, अच्छे खासे हुए हैं, मतलब बंदा एकदम मोटिवेटेड है यार, कि मैं ही हूँ, अंग्रेज कौन है हमारे सामने, है ना। एक गोरा आता है, लैंड कर रहा है, पहली जंप है उसकी,
उसका इंस्ट्रक्टर उसको वॉकी टॉकी में बोल रहा है हाफ फ्लेयर हाफ फ्लेयर हाफ फ्लेयर। वो नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हाफ फ्लेयर हाफ फ्लेयर। वो बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, और अभी वो स्पीड में आ रहा है नीचे। तो अगर आप समझ लो आप आ रहे हो 60 किलोमीटर की स्पीड पे, आपने इसको 40 नहीं किया तो आप स्पीड में आ रहे हो। बंदा चलाता है फुल फ्लेयर, मतलब खींच इसको, वो खींच नहीं रहा। उस क्या नीचे आते हो ना, आपको अपने पाँव जोड़ के रखने होते हैं और अपने पाँव ऊपर रखने होते हैं। वो बंदे ने भी टांगे सीधी रखी, ही लैंडेड ऑन हिज शिन, बोथ द शिन टुगेदर एंड दे बोथ स्नैप्ड। यहां से टांगे, सॉरी, यहां से टांगे अंदर को मुड़ गई और वो बंदा वहां पड़ा हुआ है, दोनों टांगे खत्म ऑन द स्पॉट। एंड दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। तो मैंने जो, और मेरी 5वीं जम थी, तो मैं, और एम्बुलेंस आई, उसको उठा के ले गई, और लोग ऐसे करे ओके ओके ऑल गुड, ही इज अलाइव, लेट्स गो नेक्स्ट लोड नेक्स्ट लोड। मैंने बोला भाई थोड़ा एब्जॉर्ब करने दो यार, बंदा मरते मरते उसकी नाक से खून, कान से खून, भाई कहाँ किस छेद से मैंने खून नहीं देखा होगा। एंड आई वाज लाइक यार वाओ, मतलब इट्स सो नॉर्मल टू ब्लीड हियर बिकॉज द स्पोर्ट्स इज सच। यार यू आर डूइंग द मोस्ट एक्सट्रीम्स टाइप ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। मुझे एडवेंचर एथलीट बोला जाता है, क्यों एक्सट्रीम एथलीट, क्योंकि यार इसके आगे तो मतलब यहाँ पे अगर आपने फक मारी तो जिंदगी के लग गए ना प्रॉपर वाले। और यही मेरे साथ हुआ। मैं नीचे आ रहा था, मैं स्पेन में था, आई वॉज डूइंग इन स्काई डाइव स्पेन, जहाँ पे जिंदगी नामे मिलेगी दोबारा शूटिंग हुई तो फीलिंग चल रही थी। और वहाँ पे बहुत अच्छा है, वहाँ पे ना नीचे सनफ्लावर फील्ड है, तो बड़े बड़े सनफ्लावर वाले पेड़ है, उसके बीच में छोटा सा लैंडिंग जोन है, फक ऑल सा। मेरे पास क्या था, 27-28 जंप्स थे, तो मैं भी इतना कोई प्रो तो था नहीं, मगर मैं आज तो करेंगे। मैं नीचे आ रहा हूँ लैंडिंग करने के लिए, एंड विंड क्या होता है ना, हवा का बहुत कॉन्सेप्ट होता है लैंडिंग के टाइम, क्यों आपको हवा के अगेंस्ट आना होता है कि अगर आप हवा यहाँ चल रही है तो आप ऐसे लैंड करोगे जिससे आपका पैराशूट हवा पकड़े, और आप जब ब्रेक मारो तो वो हवा पैराशूट में घुसे और आप रुक जाओ। मैं नीचे आ रहा हूँ, मैंने ब्रेक मारी, सब सही था, सडनली हवा सोचती है नहीं ऐसे उड़ूंगी, तो ऐसे की ऐसे हुई और मेरा पैराशूट यूं गया और मैं सीधे गिरा अपने साइड पे, दैड और बुम 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 बुम। उसके बाद जो मेरा पाँव सूजा है मेरी यूरोपियन ट्रिप में, इतना बड़ा ऐसे पत्थर सा रखा था, 3 महीने लगे इसको ठीक होने में। देयर वाज अ माइनर हेयरलाइन फ्रैक्चर, बट बोलते हैं ना कुत्ते की तुम टेढ़ी की टेढ़ी, उसका मैं 4 जंप्स और मारी टूटे पाँव के साथ। मतलब आए हैं तो करके ही जाते हैं यार, चोट का गया है यार, क्या आदमी हो यार आप। नेक्स्ट लेवल चीज है भाई। मतलब भाई लोग तो इसलिए कर रहे हैं थोड़े बहुत की जो स्काई डाइविंग करे कि भाई रील में ही एक बार experience वीडियो बन जाए हमारी, ये भी थोड़ा होता है लोगों को। लेकिन आप तो भाई नेक्स्ट लेवल जी रहे हो उस चीज को, देखा जाए तो। वही ना भाई, जो मैंने बात शुरू की, आपने कहा मैं गूज़बम्स आ रहे थे, वही आपने जो बोला जीने वाली बात है। देखो मेरा जोन ही वो है यार, अगर मैं जी नहीं रहा हूँ तो मैं कर नहीं रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ तो मैं जी नहीं रहा हूँ। बहुत सिंपल बात है। और जो भी आप में से स्काई डाइविंग सीखना चाहते हैं, आप लोग के लिए एक ही एडवाइस है कि यार वीडियो देख के वीडियो आपकी बनने नहीं वाली। पूछो क्यों, आप लोगों को बताता हूँ। स्काई डाइविंग में कैमरा ले जाने के लिए अपने साथ आपके पास 200 जंप्स होनी चाहिए। अच्छा, 200 जंप्स के पहले वो आपको कैमरा छूने भी नहीं देते। बट दुबई में ऐसा ऑप्शन है ना कि तुम थोड़ा एक्स्ट्रा पे करते हो तो तुम्हारी वीडियो वो पर वो बनाता है कोई और बनाता बंदा है एक्स्ट्रा। तो मेरी वीडियो तो ऐसी बनती है, आप बोलते हैं मेरी वीडियोस कैसे बनती है। मेरा अपना इंस्ट्रक्टर को बोलता हूँ एक बार के देने पड़ते हैं 11,000 रुपये। उसमें उस कैमरा प्रॉपर रिग होता है, सर के ऊपर एक DSLR, यहाँ पे एक GoPro, और फिर कूदता है, और उसके हाथ में कैमरा नहीं होता, सर पे होते सबके कैमरा। मगर वही है कि इट इज़ अ स्पोर्ट विच दे टेक वेरी सीरियसली, बिकॉज एक गलती यार, एक छोटी सी गलती तुम्हें तो मारेगी, तुम्हारे साथ बेचारे किसी और को भी ले जाएगी। पैराशूट मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। 2 बंदे कूदते हैं, ठीक है, एक बंदा यहाँ से कूदा, प्लेन उड़ रहा है, एक बंदा यहाँ से गिर रहा है, एक बंदा यहाँ से गिर रहा है। अब इस बंदे को ना इस बंदे ने बताया नहीं कि ये ट्रैक करेगा। ट्रैकिंग क्या होता है, जब आप हवा में उड़ते हो ऐसे किसी भी साइड में। अब इस बंदे ने डिसाइड किया नहीं यार मैं ट्रैक करूंगा। अब इसने क्या किया, ट्रैक किया, यहाँ पहुंचा। अब उसने सोचा चलो मैं पहुंच गया हूँ, अब सही है, अब मैं यहीं गिरूंगा। अब इसको नहीं पता इसके नीचे एक और बंदा गिर रहा है। अब इस बंदे का ऑल्टी आया, इसने पैराशूट खोला, इसका पैराशूट खुला, सीधे ऊपर बंदे के अंदर घच। अब दोनों एक पैराशूट के अंदर बन चुके हैं, ना वो रिजर्व खोल सकता है ना ये रिजर्व खोल सकता है, 2 बंदे मरे। सो इट्स क्रेजी हाउ टेक्निकल इट गेट्स। अब तो अभी मैं 5-6 लोगों के साथ कूदता हूँ एक साथ, तो उसमें इतना टेक्निकल होता है कि जब एक ऑल्टी में पहुंचते हैं 6 लोग अलग कैसे होते हैं कि कोई एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए, कोई मर ना जाए। इट्स फन। तो भाई वैसे आप क्या रेकमेंड करते हो कि बेस्ट, जैसे होता है ना कि एक स्पॉट की सबको पता है कि दुबई सेफेस्ट है, वहां करनी चाहिए, या आप क्या रेकमेंड करते हो कहाँ करनी चाहिए, कहाँ की सेफेस्ट होती है, और बेस्ट व्यू कहाँ से मिलता है? व्यू की तो खेल तो पूरा व्यू का ही है, मगर अगर आप टैंडम कर रहे हो तो आपको नीचे क्या दिख रहा है वो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप आधे टाइम तो ये देखते रहोगे वो भाई हो क्या रहा है जिंदगी में मेरे साथ। बट आई वुड से वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस आई हैव सीन इज एग्जैक्टली दुबई, बट इट्स टू एक्सपेंसिव। अगर आप जा सकते हो तो थाईलैंड में जाओ। थाईलैंड में इंडियंस बहुत जाते हैं, अपने अपने सुखों के लिए जाते हैं, उनमें से एक सुख ये भी है हमारा। तो ये थाईलैंड से पटाया में एक ड्रॉप जोन है, इसको ड्रॉप जोन थाईलैंड बोलते हैं, और एक है स्काई डाइव थाईलैंड जो कि थोड़ा ऊपर की तरफ है, 2 घंटा। कुछ नहीं है, 20-22 हज़ार रुपये में आपका स्काई डाइव हो जाएगा, 10,000 रुपये कैमरा वाला ले लेगा।
तो इट्स गुड टू डू टैंडम। अगर आप सीखना चाहते हो तो आपके पास आई वुड से फॉर इंडियन स्पेसिफिकली सबसे अच्छी जगह है थाईलैंड, बिकॉज इट एंड्स अप बीइंग वेरी चीप लिविंग कॉस्ट। क्या है ना, स्काई डाइविंग का खर्चा बताता हूँ आपको, अगर आप ए लाइसेंस तक जाते हो 27 जंप्स तो 4 लाख का तो फ्लैट खर्चा है। 4 लाख रुपए लगेंगे टू गेट 26 जंप्स इन, जिसके अंदर आपके सिर्फ जंप्स नहीं है, आपका रिग, पैराशूट का रेंट भी दोगे आप जो आप ऑल्टीमीटर पहनते हो, हेलमेट यूज़ करते हो, उसका रेंट भी दोगे, आप अपने इंस्ट्रक्टर का पैसा भी दोगे, तो 4 लाख का खर्चा हो गया। उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा वो तो होगा ही। तो थाईलैंड में 4 लाख के अंदर आपका रहना खाना भी हो जाता है। पर जब मैंने सीखा था पोर्चुगल में तो मेरा 6.5 लाख तक लग गया था, बिकॉज लिविंग एक्सपेंसेस बहुत एक्सपेंसिव थे वहाँ पे। अब अंग्रेजों की जगह है, खाना महंगा है। और अगर हमारी तरह कोई विदाउट ऐसे मतलब कि 27 नहीं कि एक बारी में करनी, एक बारी बस टैंडम एक्सपीरियंस जंप बोलते हैं, तो उसके लिए बस आप जाओ ड्रॉप जोन में बुक करो, जो आपको टाइम बताएंगे वहाँ पहुँच जाओ उस टाइम पे। इंडिया में आपको पता है एक ड्रॉप जोन है, इंडिया में भी हाँ, यहाँ पे एक जगह है, दिल्ली नारनौल हाईवे पे है, उसका नाम है स्काई हाई। ठीक है, वो मेरे बहुत अजीज दोस्त, उनसे मैं लास्ट से मिला था, मैंने जंप भी किया था उनका है, एंड दे आर डूइंग ग्रेट स्टफ बाय स्टार्टिंग टैंडम इन इंडिया। बट यहाँ पे एक इशू जो मुझे लगता है, विल बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे ना हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है DGC है, वो ना 10,000 फीट के ऊपर कूदने नहीं देता। अब 10,000 फीट से कूदोगे और 5,000 फीट पे खोलोगे तो तुम आसमान से सिर्फ 20 सेकंड गिर रहे हो, और जब तुम 15,000 फीट से कूदते हो तुम कम से कम 50 सेकंड गिरते हो। तो फिर वही है कि तुम कितना खर्चा करके 20 सेकंड करोगे। मगर यहाँ पे ये है कि दुबई की फ्लाइट का खर्चा नहीं, रहने का खर्चा पर इंडिया में थोड़ा ऐसा लगता है कि रिस्की होता है यार कि मतलब पता नहीं कुछ खराब निकल जाए, कभी पैराशूट खराब निकल जाए, ट्रेनर सही नहीं है जो साथ में कूद रहा है। इनके टैंडम जंपर पिछले साल तो रशियन था, अच्छा, एक रशियन कूद रहा था, एक और फिरंग था और एक एयरफोर्स का बंदा था। तो 2 फिरंग थे और एक एयरफोर्स का बंदा। तो दे हैव गुड पीपल हु जंप, हु आर एक्सपीरियंस्ड, अल्ट्रा एक्सपीरियंस। बट मेरे साथ ही हुआ था, नॉट ब्लेमिंग द ड्रॉप जोन, बट मैं नीचे आ रहा था पैराशूट से, मैंने रिग रेंटल लिया था, सब ठीक था। जैसे मेरा फ्लेयर करने का टाइम आया ना, ब्रेक लगाने का, मैंने यूं खींचा, ये तो नीचे आया, ये अटक गया। अच्छा, तो मैंने देखा जो उसका नॉट था ना, एक गांठ होती है, वो रिंग क्रॉस करके रिंग के ऊपर अटक गई। तो मैंने आधे टॉगल में टेढ़ा लैंड किया गिरते पड़ते। तो हाँ, तो वही रिस्की हो गया, मतलब वो हो गया थोड़ा, तो मुझे वो आपने फील कर हुआ। लिया, आप एक्सपीरियंस कोई नया कर रहा हो तो फिर दैट्स व्हाई आई डोंट थिंक ये लोग अब इस टाइम पे दे आर लेटिंग सोलो जंपर्स जंप राइट नाउ। इनको भी ये भी नहीं चाहते कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए। भाई वैसे इंडिया में चस्का कम है ये सीखने का, करने का फिर भी है कि लोग दुबई चले जाते हैं। बट अगर देखा जाए, जैसे पहले मैं वीडियोस देखता था, जो अगर आपने देखी हो हार्लेम शेक, जब एक ट्रेंड था तो ग्रुप ऑफ पीपल आर जंपिंग टुगेदर, गोरे लोग, और 30-30 लोग हार्लेम शेक कर रहे हैं हवा में। अरे बहुत वो लोग उनमें गोरों में तो अलग ही, जिसका इंडियंस इतने नहीं अकेले अभी आ रहा है यार। अभी वही तो देखो, आप लोग अभी मुझसे इस बारे में बात कर रहे हो, अब 10 लोगों को और पता चलेगा, वो जानेंगे। यार हिंदुस्तानियों में ना बहुत क्षमता है इन चीज़ों को करने की। प्रॉब्लम क्या है, हमारी अपब्रिंगिंग। हमें शुरू से डर सिखाया गया है, रोड पे मत जाओ चोट लग जाएगी, ठीक है, ये मत करो ये हो जाएगा, वो मत करो वो हो जाएगा। डर हमारे अंदर बिल्ड कर दिया गया, और जो लोग डर के आगे निकलना भी चाहते हैं ना, उनको भी फिर कोई ना कोई टॉन्ट मार के चला जाएगा। तो आई थिंक एज ए नई जनरेशन, आप देख लो, पहले कहाँ हम जब छोटे थे तो कौन बोलता था भाई चलो ट्रैक पे चलते हैं। आज तक बचपन में ट्रैक का नाम सुना था? ट्रैक पे चलते हैं। आज देखो हर लौंडा ट्रैक पे चला हुआ है, ये ट्रैक करूंगा। तो जनरेशनल चेंज है। अब यार ट्रैक के बाद क्या करोगे? साइड ट्रैक कर लिए तो कुछ और चुल मचेगी, तो बंदा बोलेगा कुछ और चुल मचती है, चलो अब क्या करेंगे, बंजी जंपिंग कर लेंगे। अब बंजी जंपिंग कर ली, अब और चुल। इंसान चुल पे जी रहा है, चुल नहीं तो इंसान नहीं। और आई थिंक इंडिया में अब ये चीज आ रही है, एंड आपने जो बोला वही है। एज द स्पोर्ट्स प्रोग्रेसेस, अगर आप बताओ, अगर हम अभी 200-300 स्काई डाइवर है इंडिया में, 2000 हो जाए तो 2 ड्रॉप जोन नहीं खुल सकते यहाँ पे। और सरकार को प्रेशर हम ही बनाएंगे ना। सरकार होती कौन है रोकने वाली? अगर हम दिखा सके कि हम ये चीज़ सेफली कर सकते हो। दुनिया जहां कर रहा है, हम क्यों नहीं? हम 1.5 बिलियन पीपल यार। भाई कुछ रील ऐसी आ जाती है ना कि जैसे पैराग्लाइडिंग भी हो रही है तो वो कहीं और ही चला गया, पहाड़ों में लैंड करा दो। एक तो वो तो है इतनी फेमस भाई, एक रील आई, बंदा पैराग्लाइडिंग कर रहा है और बंदे ने वो बेल्ट वेल्ट सी नहीं लगाई, पहाड़ों में कूदे बंदा नीचे। हाँ, अब कहाँ गया बंदा पता नहीं, इंस्ट्रक्टर दिख रहा है बस। एक तो ना प्रॉब्लम पता है क्या है, चलती भी रीलें यही है। वही जो बंदा अच्छी वाली डाल रहा है वो चलती नहीं है बेचारी। 200 व्यू में बैठा है वो, जहां बंदा गिरा 1.5 मिलियन व्यूज। भाई मैं देख रहा हूँ वो उड़ रहा है, बंदा उड़ रहा है, लैंड करके किसी की छत पे, कपड़े में लटको हो गया, उलझ गया वगैरह। ओ क्या हो गया? यार देखो, मैंने बोला ना, एक फ्रेमवर्क है, उसके बाहर जाके करोगे तो पंगे तो लेने वाली बात है। अब तुम कहाँ लैंड करोगे तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। पर मजा भी वही है यार, मैं मना नहीं करूंगा। मतलब मैं भी बहुत पंगे लेता हूँ जब मैं स्काई डाइव करता हूँ। मैंने बहुत टाइम लो ऑल्टी पे भी खोला है, बट मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि मैं जो पंगा ले रहा हूँ उसका क्या रिपरकशन हो सकता है। सो देखो यार, आपकी जान आपके हाथ में, आपसे सारा समझदार कोई है नहीं। पंगे लेने हैं तो खुद ही झेलने हैं। भाई उस पे आ जाते हैं अब, स्कूबा डाइविंग पे वो भी करी हुई है आपने। वो भी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है पावर यार। भाई। वो सच में ऐसा होता है क्या कि आदमी बाहर निकल के रोता है, जैसे ऋतिक भाई रो रहे थे मतलब इतना शांत होता है क्या सच में अंदर जब जाते हो, डाइव करते हो जब आप? तुम्हें मैं समझाता हूँ कैसा होता है।
ऋतिक रोशन ने जो फील किया ना साला उससे 10 गुना ज़्यादा इंटेंस होता है। अच्छा सडनली यार एज अ ह्यूमन बीइंग आप यहाँ रहते हो, हवा की एक आवाज़ है, पेड़ पत्ते पक्षी चहचहाते हैं, नॉर्मल लगता है। सडनली आप एक एनवायरनमेंट में जाते हो जहाँ पे आपने एडिटिंग में देखा होगा एकदम से वोर्टेक्स बन गया, फुक, एक मोटी आवाज़ हो गई। और अब आपको आवाज़ क्या आ रही है? गुड़ 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 गुड़। कभी अपनी सांस लेते हो आवाज़ सांस की सुनी है? आवाज आ रही है। वहाँ पे सांस की आवाज़ ऐसे आती है स्पीकर की तरह। तो फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल हियर योर सेल्फ, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपके साइड में जो लेट्स से मरीन लाइफ है, अगर वो कुछ कोरल टच करती तो एंड इट गेट्स अल्ट्रा क्वाइट। क्या होता है, आपके कान के पर्दों के यहाँ तक पानी भर जाता है, तो अब जो भी कान में आवाज़ आ रही है वो बेसी हो जाती है, तो आपको हर चीज़ फील होती है। सो मच सो कि अगर मैं 1 किलोमीटर दूर हूँ और मैं अपने टैंक पे पत्थर से मारूँ टंग, तो आपको 1 किलोमीटर दूर सुनाई देगा, इतना फास्ट आवाज़ ट्रैवल कर रही होती है। इट इज़ नेक्स्ट वर्ल्ड। और दुनिया आपने जो देखी नहीं है ना, मतलब इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑल टुगेदर। मतलब क्या क्या है यार, टर्टल्स को आप देखते हो, टर्टल्स तो चल छोटी छोटी चीज़ें, कोरल रीफ आप दुनिया देखते हो अलग। एक्वामैन देखी है पिक्चर? हाँ, वो एक्वामैन का 10 गुना डायल डाउन वर्जन इज द रियल अंडर वाटर लाइफ। और उसमें भी बहुत टेक्निकलिटी है यार, जीव जंतु बदल जाते हैं। 10 मीटर पे अलग जीव है, 10 मीटर के नीचे जाओगे पानी में अलग जीव है, उसके नीचे जाओगे अलग जीव है। ऐसे जीव है जिनका आउटर स्किन ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट जीव है। क्यों? क्योंकि लाइफ में कभी उन्होंने लाइट देखी नहीं है, तो उनकी स्किन ने लेयर बनाई नहीं है उनको प्रोटेक्शन के लिए। तो वो उनकी तुम रीढ़ की हड्डी देख सकते हो, उनकी नसें देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट फिशेस, एंड इट्स गोइंग इंटेंस। और स्कूबा डाइविंग बता दूं क्या होता है, जो आप हवा, बहुत बहुत कूल कॉन्सेप्ट है यार। अगर ये आपका ग्लास लेता हूं मैं, अगर इसमें ये ग्लास भर के पानी है अभी, तो समझ लो ये पानी की जो हवा है, तो अगर आप स्कूबा डाइविंग में 3 मीटर नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है, तो ये हवा इतनी हो जाएगी दब के। अगर आप 3 से 6 मीटर पर जाओगे इतनी हो जाएगी, 10 मीटर पर जाओगे इतनी हवा हो जाएगी। अब जहां आपके पास इतनी हवा थी, अगर आप ज़मीन पे इस हवा को 6 बार फूंक सकते थे, अब आप 10 मीटर में सिर्फ 1 बार फूंक सकते हो। तो जब आप टैंक लेके नीचे भी जाते हो तो वो हवा कम होती जाती है। तो वो भी आपको धीरे धीरे, वो भी पूरा आपको धीरे धीरे नहीं, आपको टाइम करना पड़ता है कि ठीक है मैं 20 मीटर पे 4 मिनट रहूंगा, और मैं 20 मीटर से अगर 10 मीटर पे आ जाऊंगा तो मेरी बची हुई हवा है वो डबल हो जाएगी, तो मेरे पास वापस इतनी हवा आ जाएगी। तो आप स्मार्ट काम कर रहे हो। तो साइंस वहां भी बहुत बड़ा है कि हाउ यू आर एक्चुअली मैनेजिंग टू रेगुलेटेड। बट लाइफ इज डिफरेंट यार। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, मतलब मैं तो फ्री डाइविंग करता हूँ विदाउट ऑक्सीजन। सो बेसिकली इन फ्री डाइविंग क्या होता है, यू डोंट टेक ऑक्सीजन टैंक विद यू, यू जस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं एंड देन यू गो अंडर द वाटर। तो मैं पानी के अंदर 2-2.5 मिनट तक स्विम कर सकता हूँ 3-4 मीटर की डेप्थ पे विदाउट ऑक्सीजन, एंड दैट इज अनदर स्किल। And then you come up and then go again. देन यू कम अप, यू ब्रीथ, यू रिलैक्स, एंड देन इफ यू वांट टू गो यू गो अगेन। बट 2-2.5 मिनट पानी के अंदर, और खारा पानी होता है तो थोड़ा थिक होता है, तो इट्स वेरी डिफरेंट थिंग। आप क्या करते हो जब फ्री डाइव करते हो, आप अपनी हार्ट बीट्स को लो करते हो। आपकी बॉडी में जब आपकी सांस घुटती है, तब इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है, इसका मतलब ये कार्बन बिल्डअप हो रहा है। तो जब आप अपने ब्रेन को बोलते हो यार ये ऑक्सीजन नहीं है कार्बन है, तो आप फिर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर देते हो घुटन वाला, एंड देन यू बिकम अगेन नॉर्मल। अभी आप सांस रोकोगे ना, आपको नहीं लगेगा सांस चढ़ रही है, वो इसलिए नहीं कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, वो इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड छाती में बिल्डअप हो रही है और वो चाहती है निकलना, तो वो घुटन दे रही है। मगर एट वन पॉइंट इफ यू कैन सप्रेस दैट फीलिंग, यू कैन होल्ड ऑन फॉर लॉन्गर। कितना होल्ड ऑन कर सकते यार वर्ल्ड रिकॉर्ड इन अ स्विमिंग पूल इज 8.5 मिनट। अच्छा, 8.5 मिनट का रिकॉर्ड है भाई तो ये आपने कहाँ सीखी एंड आपकी फर्स्ट डाइव का एक्सपीरियंस जानते हैं? यार 2017 में मेरी ज़िंदगी में जब मैंने फुल टाइम ट्रैवल को उठाया, तब मैंने 2016 में अपनी नौकरी को जय माता दी बोल दी। मैंने बोला भाई देखो वर्क सेफ ट्रैवल रिपीट का काम है, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमको पता है ये फुल टाइम तो करना इम्पॉसिबल है। तो मैंने इसको 6-7 लाख रुपए कमाए, मैं छोड़ के चला गया थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया। बाली से मैं एक आइलैंड गया गिली करके, गिली त्रवांगन करके एक आइलैंड है, वहाँ पे मैंने स्कूबा डाइविंग सीखना शुरू करी। और 2016 में मैंने अपनी पहली डाइव करी थी, और आज मेरे पास कुछ 250 के ऊपर डाइव्स है। और 250 में से आपको बताता हूँ बहुत स्पेशल डाइव होती है जो आपकी 100 डाइव होती है, उस पर आप नंगे जाते हो। अच्छा, सो यू एक्चुअली स्कूबा डाइव जस्ट विद नथिंग, पूरे नंगे होते हो, एंड यू जस्ट वे योर टैंक एंड यू गो अंडर द वाटर। ये क्या रूल है, मतलब कि ऐसे रूल नहीं है, इट्स अ प्रिविलेज यार। 100 इज अ बिग नंबर। 100 स्कूबा डाइव का मतलब है आप अगर एक स्कूबा डाइव 40 मिनट की होती है तो 40 से कर लो मल्टीप्लाई, आप कितने मिनट आप पानी में रह चुके हो, तो इट बिकम्स अ मरीन थिंग। तो मैंने वहाँ पे सीखी, एक ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है पैडी, वो सर्टिफाई करती है। अब आप क्या करते हो, पहली ट्रेनिंग होती है आपकी ओपन वाटर, जिसमें आप सीखते हो 3 दिन में इक्विपमेंट क्या है, पानी में नीचे से जाते हैं ऊपर क्या, साइन लैंग्वेज दिखेंगे अपने जिंदगी ना मिले तो बारे में, ओके अप डाउन नॉट ओके, सबको आ रही है। कटरीना कैफ से आता है वेरी क्यूट। इतनी हॉट इंस्ट्रक्टर्स यूजुअली होती नहीं है, बट मेरी बहुत हॉट थी, आई विल टेल यू। उसका नाम था काजी, शी वाज पोलिश इन वेरी हॉट वुमन। अगर इफ काजी यू लिसनिंग टू दिस,
ब्रावो। ठीक है, तो भाई यू लर्न द बेसिक्स ऑफ स्कूबा डाइविंग, और उसके बाद 3 दिन में स्कूबा डाइविंग हो जाती है। फिर आप करते हो एडवांस ओपन वाटर, जहाँ पे आपको एक्चुअल टेक्निकलिटी सिखाते हैं, और वो 5 दिन का होता है। अब क्या होता है, समुद्र है, हवा की तरह अलग है, जैसे समथिंग कॉल्ड ड्रिफ्ट टाइप। आप पानी में जाओगे, पानी के नीचे F1 ट्रैक बना होगा, तो अगर आपने पैर मारा तो आप रॉकेट की तरह उड़ते हुए जाओगे। तो पानी के नीचे करंट इतना फास्ट है कि नाउ यू ओनली हैव टू स्टे स्टिल, एंड पानी आपको उड़ा रहा है। अच्छा, तो मतलब आप घुसोगे यहाँ से और निकलोगे 3 किलोमीटर आगे। ओह, तो इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट टाइप। हम तो ये सोचते थे कि भाई पैर मारने पड़ेंगे बहुत ज्यादा Swimming दूर करनी दूर पड़ेगी। जाने के लिए। डिपेंड करता है ना किस टाइप का करंट है, क्या देखने जा रहे हो आप। अब जैसे अगर मैंने आपको पता है, जैसे ये देख लो, ये दिस इज अ शार्क टूथ, ये रीफ ग्रे टिप शार्क बोलते हैं, उसकी ये दांत है। और ये मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे दिया था, हमने ये निकाला था कारकस से, मरा हुआ शार्क था फ्लोर पे, उन 4 दांत लाए और उसने बना के मुझे दिया था दांत। ये मैंने फिर से बनवाया था किसी से, मगर ये दांत असली शार्क टूथ है, और ये मेरा लकी टूथ है। जब भी मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करता हूँ, बकचोदी से पहले 2 बार रगड़ो, जय माता दी, गो। ठीक है, और ये हमेशा पहन के रखता हूँ। इवन धर्मेश नोज, इट्स बीन ओवर इयर्स आई एम वेयरिंग इट। एंड क्या सीन है कि इन स्कूबा डाइविंग एवरीथिंग इज डिफरेंट। देयर समथिंग कॉल्ड हैमरहेड शार्क, देखा होगा जो हथौड़े से शार्क दिखता है, हथौड़े से होता है। अब वो ऐसे नहीं जमीन पे दिखेगा, उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ता है ब्लू ओशन में। अब ब्लू ओशन में क्या होगा, आप 10 मीटर नीचे जाओगे, कुछ नहीं दिख रहा है, बस पानी है, अब बस वहाँ पे खड़े रहोगे, सांस लेते रहोगे। आपको पता है यहाँ पे हैमरहेड शार्क्स हैं। 5 मिनट के बाद दूर से एक शैडो आएगी और एक 10 मीटर बड़ी शार्क तुम्हारे ये आसपास हुआ घूमना आपके शुरू साथ करेगी। वैसे? भाई लेकिन ये रिस्की नहीं है यार। वो क्या फिर- बात कर रहे हो यार जो आपके साथ ना स्पॉटर्स और वो होते हैं गाइड्स, जो उस जैसे अगर मैं मालदीव्स में स्कूबा डाइव कर रहा हूँ, तो मालदीव्स के लोकल्स यार, अगर आप लोकल, आपको पता है कुत्ता काटता है और ये कुत्ता नहीं काटता, तो आपको पता है किस एरिया में शार्क अटैक करते हैं और नहीं। और एक मिसकंसेप्शन है कि शार्क इंसानों पर अटैक करते हैं, नहीं, शार्क इंसान को खा ही नहीं सकता। क्या बात कर रहे हो? हाँ, sharks cannot, the only shark which can kill a human being is a great white shark, जो कि पैसिफिक ओशन में मिलता है, हिंदुस्तान के आसपास तो है भी नहीं। ठीक है, shark can attack you if they feel threatened for defense, but they will never attack you। सुमड़ी में नहीं करेंगे कि एकदम आए ओ वाओ खाना खा। ये मूवीज ने सारा मिसकंसेप्शन क्रिएट किया। शार्क्स आर वेरी, मैंने इनफैक्ट नाइट डाइव करी है जो रात में करते हैं अंधेरे में विद नर्स शार्क्स। भाई अंधेरे का तो पानी देख के ही डर लगता है, क्योंकि कुछ और आप टॉर्च कर जाते हो, पता है, एंड सडनली यू पुट अ टॉर्च और 4 शार्क्स सो रही होती हैं, नीचे ऐसे बैठी होंगी, आंखें बंद होंगी और ऐसे सरफेस पे ना ऐसे बस पड़ी हुई होगी, और आप उनके ऊपर स्विम कर रहे होते हो और आप ऐसे मारते हो, शार्क दिख रही होती है, एंड दे डू नथिंग टू यू। सोती रहती है। सोती रहती हैं एंड अगर आप डाइव में हो और सामने से शार्क आ रही है तो इट विल पास बाय आराम से। तो व्हाट आई डू इज, शार्क आ रही है, अब मैं उसको देखता हूँ उसकी मूवमेंट कैसे। अगर वो शार्क है वो मेरी तरफ आ रही है तो मैं उसको देख रहा हूँ और वो सिर्फ मेरी तरफ आ रही है तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, मतलब मेरी बॉडी पहले ऐसे स्विमिंग पोजीशन में, मैं स्ट्रेट कर लूंगा और मैं अपना हाथ तैयार कर लूंगा। जैसे वो मेरे पास आएगी, मैं उसकी नाक पे हाथ रखूंगा और उसको ऐसे इस तरह मोड़ दूंगा। अच्छा, सही बता दो यार, ये क्या भाई आप शार्क की बात कर रहे हो या किसकी बात कर रहे हो? यूं पकड़ के यार। वो तेरी तरफ आ रही है क्योंकि वो क्यूरियस है, वो अटैक करने नहीं, वो अटैक करने आएगी तो इतनी स्पीड में आएगी तो पता भी नहीं चलेगा वो आई है। देखा है नैट जियो में शिक करके जाती है, वो ऐसे आ रही होगी, एंजॉय करते हो पार्क में, तुम बीच में पेड़ के तक खड़े हो, तुमने यूं किया, अगर उसको समझ नहीं आया तो तुम नाक पकड़ी हुई साइड में कर दी, वो चलेगी उधर। तो उसे गुस्सा नहीं आएगा दोबारा मुड़ के आ गई तो? क्या बता रहे शार्क हो? अटैक बता दूं कब होते हैं ज्यादातर, भाई अगर सोल्जर पिक्चर में तो काट के फेंक देती है जैसे बॉबी देओल। लॉर्ड बॉबी जिंदाबाद। उनके सामने कहाँ चलने वाले, उन्होंने हेंस प्रूव हो दिया ना अभी एनिमल में। सही बात। बट नहीं, इन ऑल ऑनेस्टी ये पिक्चरों ने डर बनाया हुआ है, शार्क्स का इतना इशू यूजुअली होता नहीं है। ऑल्सो आई टेल यू समथिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड इन स्कूबा डाइविंग टेक्निकल डाइव। अगर आप पानी में 40 मीटर के नीचे जा रहे हो तो आप लोग 3 ऑक्सीजन सिलेंडर आसपास लेके जाते हैं, और उसमें क्या होता है, अब आप एक सिलेंडर में ऑक्सीजन है, आपने ऑक्सीजन ली, फिर आपने ब्रीद आउट किया, अब वो जो ब्रीद आउट किया वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बाहर नहीं फेंकते, उसको एक सिलेंडर में स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका ऑक्सीजन उसमें स्टोर किया, अब ये खत्म हो गया, फिर यहाँ से नाइट्रोजन खोला, नाइट्रोजन में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करी, अब वापस ऑक्सीजन बनने लगा, अब उसको ब्रीथ करना शुरू किया, फिर उसको सिलेंडर में स्टोर किया। टेक्निकल डाइव। तो इस केस में कभी बंदा आउट ऑफ ब्रेथ नहीं होता, मतलब तुम हाँ, तो मतलब जब वंस ऑल द मिक्सर जब सारे खत्म हो जाएंगे तब यू हैव टू कम आउट। बट क्योंकि मैंने बताया ना पानी के नीचे ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो जो एक सिलेंडर का ऑक्सीजन था वो इतना से रह गया, तो यू हैव टू रियली रिक्रिएट। और 50 मीटर के नीचे कुछ दिखता नहीं है, घंघोर अंधेरा। भाई डिस्कवर ही नहीं हुई है इतनी सी लाइफ, कहते हैं कि भाई कोई जा ही नहीं पाया इतना टाइटैनिक डीप। देखना मुश्किल हो गया है आजकल। It's so भाई deep. और कोई स्कैरी एनिमल्स भी इनकाउंटर हो जाते हैं नीचे पानी की दुनिया में, स्कैरी फिशेस या इलेक्ट्रिक ईल, दे वेरी वेरी, मतलब इफ यू डोंट रियलाइज इट्स अ ईल एंड यू टच यू, बहुत जोर का लगता है करंट। अच्छा। ठीक है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड लायन फिश, इट्स अ वेरी प्रिटी फिश, बट लेट्स से अगर तू कर रहा हो तो उसको टच कर दिया,
द टेंटिकल्स आर सो स्ट्रॉन्ग, तेरा पूरा हाथ नम हो जाएगा इन 3 seconds. देन देयर इज जेलीफिश, वो देखा है, वो बोलते हैं कि जब जेलीफिश काट लेती है तो उस पर सुसु करना पड़ता है, वो सुना है कॉन्सेप्ट? वो लिटरली ऐसा होता है, वो जेलीफिश के क्या होता है, टेंटिकल्स होते हैं, वो रैप हो जाते हैं एंड दे स्टिंग इन टुगेदर, एक साथ, मतलब 100 सुइयां खच करके एक साथ घुस जाती हैं, अच्छा, और उसका जो जलन होती है. बट द जेलीफिश के बारे में तो सुना है, काफी स्कैरी. जेलीफिश, मतलब यार वो ही है, राइट, यू हैव टू बी अवेयर, यू कैन नॉट बी लाइक, अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हो तो यू हैव टू बी अवेयर. अगर फन के लिए कर रहे हो तो जो आपके साथ इंस्ट्रक्टर जा रहा है वो आपको ऐसे घुमाएगा जैसे कुत्ते को पार्क में घुमाते हैं, ऐसे पकड़ा बट अगर रखेगा. फन के लिए भी कर रहे हैं तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा नीचे तक नहीं लेके जाता. नहीं नहीं नहीं, वो फिर 8 मीटर तक जाते हो आप. 8 मीटर 8 मीटर इज द फन डाइव प्लेस, 10 के नीचे स्टार्ट होता है टेक्निकल डाइव. भाई जैसे आपने बताया बाली गए थे आप सीखने के लिए, तो आप कितने दिन के लिए वहाँ पे रहते हैं, वो खर्चा कितना आता है, आप कहाँ रुकते हो, कितनी देर में आपने सीखा, वो सब स्कूबा डाइविंग काफी अफोर्डेबल है. ओपन वाटर स्टार्ट्स अराउंड 30,000, एडवांस ओपन वाटर का कुछ 50-60 हज़ार रुपए, लाख रुपए लगा लो, और रहना खाना मिला के 1.5 लाख रुपए में आप एडवांस स्कूबा डाइवर बन सकते हो, जिसमें आप कितने दिनों में, कितने दिन तक वहाँ रहना? 5 + 3 8, 2 सेफ्टी डे, 10 दिन लेके चलो एडवांस बनने के लिए. ओपन वाटर करने के लिए 5 10 दिन में एडवांस हो. एडवांस हो आप, एडवांस मतलब एडवांस की नॉलेज है, पर अगर आप डाइव्स तो आपके वही 12-13 ही हैं, तो आप मसल मेमोरी से तो आप गधे ही हो, तो आपको बस इम्प्लीमेंटेशन सीखनी है. अब आपको टेक्निक, आपको पता है कि सिलेबस में क्या है, अब उसका यूज क्या है वो आप इन द वाटर सीखोगे, एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकल. हाँ, मगर वो एक चीज़ बता दूँ, स्कूबा डाइविंग में सबसे खतरनाक चीज़ होती है, सबसे खतरनाक, इसका कोई बात नहीं करता, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम नाइट, क्या बोलते हैं, बेसिकली क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन, जो आप सिलेंडर में ऑक्सीजन होती है, इट्स नॉट 100% ऑक्सीजन, उसमें थोड़ा नाइट्रोजन मिक्स होता है, तो 28% ऑक्सीजन होती है, 18% ऑक्सीजन होती है, बाकी नाइट्रोजन होता है. ठीक है, सिलेंडर मिक्स ऐसा होता है, इट्स नॉट प्योर ऑक्सीजन. तो जब आप फूकते हो तो आपकी बॉडी में नाइट्रोजन स्टोर होता है. ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपको ऊपर आके सरफेस पे सेफ्टी स्टॉप बोलते हैं, जहाँ पे आपको 3 मीटर पे 5 मिनट के लिए रुकना होता है और ब्रीद आउट करना होता है कि आपकी बॉडी से सारा नाइट्रोजन बबल निकल जाए. क्यों? क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन से बाहर आ गए आपको नाइट्रोजन सिकनेस हो जाएगी. और उसके लिए एक चेंबर होता है, तो नाइट्रोजन सिकनेस में आपको बॉडी में रैशेस आ जाते हैं पूरे. एक ये प्रॉब्लम है. दूसरी सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है, अगर आप पानी में 10 मीटर नीचे हो और आप फट करके बाहर निकल गए, तो क्या इसे आपको बताया, ग्लास में हवा कम होती है तो ग्लास में हवा कम हो जाती है. वैसे आपके फेफड़ों में हवा है, आपके शरीर में हवा कहाँ पर है, नाक, साइनस, फेफड़े, और कहीं हवा नहीं है. तो आपके फेफड़े सिकुड़ गए हैं पानी के अंदर. अब आप सोचो, आप एकदम से स्पीड में ऊपर आए कि आपकी जो हवा जब एक्सपैंड करी, अगर आप, अब ये फेफड़े फुल है, बट अगर आप नीचे हो और आपने डबल सांस ली हुई है तो आपके फेफड़ों में दबे हुए हैं मगर सांस डबल है, तो आप ऊपर जब आओगे तो आपके जो फुल फेफड़ों के ब्रेथ है उससे ज़्यादा डबल हवा हो गई, तो ऊपर आओगे आप फेफड़ा ही फट जाएगा आपका. अरे इसको कॉल्ड डीकम्प्रेशन सिकनेस. और अगर आपका फेफड़ा फटा तो आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है कि आपके अराउंड, एक सेकंड सॉरी, हाँ, आपको एक ही चीज़ बचा सकती है, आपके अराउंड एक चेंबर होता है सिलेंडर टाइप, उसके अंदर आपको डालते हैं और वापस जो नीचे का प्रेशर है उतना प्रेशर क्रिएट करते हैं. और अगर आप, और वर्ल्ड में, इंडिया में तो मुझे पता नहीं चेंबर है कहाँ, मॉलडीव्स में एक है, अगर आप मॉलडीव्स को स्कूबा डाइव कर रहे हो और आपका फेफड़ा फटा तो आपको माले ले जाएंगे, मगर इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर. क्योंकि सोच लो आप नीचे अगर 10 बार प्रेशर है तो वो चेंबर के अंदर 10 बार का प्रेशर बनाना पड़ेगा, और आपको वहाँ पे 3 दिन रखेंगे वो, कि आपकी बॉडी, और उसी के अंदर आपकी सर्जरी भी होगी, और फेफड़ा फट गया तो आप मर ही चुके हो आप. तो बेसिकली द राइट वे इज कि तुम धीरे धीरे ऊपर जाओ, धीरे धीरे एकदम ऊपर से जाओगे और सेफ्टी स्टॉप करोगे 5 मीटर डेप्थ पे 3 मिनट ऐसे बस बैठ के देखो नज़ारे. हाँ बस अबे क्या चल रहा है, यहाँ को वाला, हाँ शार्क निकल. ऐसे गुलाटियां मारो, शार्क को यूं कर रहे हैं, बुलबुले निकालो, यहाँ को चल. पैर पे टैटू भी है एक फिश का, वो कौन सी फिश है? सो वो मानता रहे यार, इट्स कॉल्ड द क्वीन ऑफ द ओशन. मेरे पहले स्कूबा डाइव में देखी थी. इट्स मैसिव भाई. इनफैक्ट अगर आप दिखा सकते हो तो यहाँ की फोटो दिखा दो. इट्स दिस बिग, और मैं इतना से दिख रहा हूँ आपको इस फोटो में. मानता रे का जो स्पेशलिटी है वो ये है कि मानता रे स्विम्स अगेंस्ट द करंट. जो मैंने बताया ड्रिप डाइव होती है, इसमें अगर आप यहाँ जाओगे तो 3 किलोमीटर बाहर निकलोगे, जब आप उस डाइव में होते हो ना तो आप ऐसे उड़ रहे होते हो. बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप ऐसे हो बस पानी में, सुमड़ी में दुमड़ी आप जा रहे हो, एंड सामने से आप देखोगे शी इज कमिंग अगेंस्ट द करंट. अच्छा, फ्लाइंग अगेंस्ट द करंट, शी कम लाइक. तो उसमें आप डरे नहीं भाई? अरे यार, एंड यू नो दीज बिग फिशेस, द ब्यूटी इज दे डोंट ईट मैमल्स, दे ईट साइकोप्लैंक्टन्स. छोटे वाले कीड़े नहीं होते हैं, अच्छा, छोटे वो खाती हैं. तो ये दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन यू, बट दे आर ब्यूटीफुल यार. लाइफ चेंजिंग ऑल्टरिंग सीन होता है. मतलब तू सोच, ऐसे लगेगा कि जो डायनासोर वाले पंछी नहीं होते थे, उस टाइप का कोई पंछी पानी में ऊपर से जा रहा है यूं, और तुम उसको देख रहे हो जाते हुए. वैसे उसको पता चला था कि आप हो वहां पे? नोटिस किया था उसने? they all realize कि humans हैं आसपास, but they don't care.
उनके लिए दे आर मैमल्स, सो दे टेक केयर ऑफ देयर ओन थिंग्स एंड देयर समथिंग कॉल्ड क्लीनिंग स्टेशंस। तो क्या होता है, बिकॉज ये इतने बड़े होते हैं, अपने को साफ नहीं कर सकते, तो एक छोटे छोटे क्लीनिंग स्टेशन होते हैं। जैसे क्या होगा, एक छोटे से पत्थरों का पहाड़ बना होगा, ये उसके ऊपर जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी मच्छियाँ होंगी, वो ऊपर आएंगी, इनको साफ इनके गंदगी खाएंगी और ये में भी घूमती रहेंगी, ये खाते रहेंगे, जब ये साफ हो जाएगी चली जाएगी। उसको बोलते हैं क्लीनिंग स्टेशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको स्पॉट करना है तो स्कूबा डाइवर्स आपको क्लीनिंग स्टेशन लेके जाएंगे। वहाँ पे क्या करोगे आप, हुक होता है हमारे ना घेर पे, पानी में आपसे हुक लगाओगे और वहीं रुक जाओगे कि आपको पानी धक्का भी मार रही हो तो वहीं अटके हुए हो, और फिर आप देखते रहोगे। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। उनको मतलब नहीं ह्यूमन से कि क्या चल रहा है, कौन है, ये क्या है। मरीन लाइफ इज डिफरेंट भाई। आपकी बातों से मोटिवेट हो रहा हूँ मैं तो, देखो सच में कि भाई स्कूबा डाइविंग भी कर लूं और अपनी ये भी कर लूं। भाई मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम साले उठो जल्दी तो कुछ बात भी भाई, हो। अब मन कर रहा तेरे को है भाई, मैंने जब फीफी में भी सुबह बोला, 5 बजे। तेरे को मैंने फीफी में भी बोला भाई था प्रोफेशनल है कि ना, कुछ इनकी तो बात करवा सुन के दे, मन कि कुछ कर तो करवा दे। भाई अब हम पानी के नीचे से चलते सीधा बर्फ में। भाई क्या जिंदगी है यार आपकी। भाई हाई फाइव दो यार, हाई फाइव दो आप। हवा हो भाई, गया, मौज भाई। पानी हो रहा गई। लाइफ बनी से मिलके मजा बहुत आ रहा है भाई। Honestly यार, भाई बनी तो कुछ नहीं है यार, वो तो जगह जगह हांड है बस। बनी फेल कर दिया तुमने सच बता। भाई है भाई, स्काई भाई है। तो आ जाओ भाई, बताओ ना फिर, हवा हो गया, पानी हो गया, अब आ जाओ पहाड़ों पे। बर्फ में यार, अब मैं पहाड़ी बंदा हूँ, अपना एलिमेंट बर्फ ही था हमेशा से। स्नोबोर्डिंग या स्कीइंग जो हम करते हैं, हमारे हिंदुस्तान, वी आर ब्लेस्ड यार, हमारे यहाँ हिमालयाज है। पर हम लोग बोलते हैं द बेस्ट, तो ना पाउडर स्नो बोलते हैं। पाउडर स्नो क्या होता है, हम जाते हो राजस्थान, रेत उठाते हो, फू करते उड़ती है, जैसे पाउडर स्नो होती है। स्नो उठाओगे, फू करोगे, उड़ेगी, पानी नहीं बनती, इतना इतना अच्छी स्नो होती है। लोग बोलते हैं जापान में सबसे अच्छी पाउडर स्नो मिलती है। मैं बोलता हूँ घंटा, हमारे हिमालयस में आओ, साला चढ़ने की तो औकात नहीं है। जापान का सबसे ऊंचा पहाड़ है 3,800 मीटर, फूजी, ठीक है। हमारा हिंदुस्तान का, जब हम स्नोबोर्डिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, साला वो 5,500 मीटर है। उसके पीछे एक और पहाड़ है जो 6,000 मीटर दिख रहा है अलग, उसके पीछे और बड़ा पहाड़ है वो 7,000 मीटर है, वो भी दिख रहा है। तो हमारा ऑल्टीट्यूड गेन है। हिंदुस्तान इज ब्लेस्ड बाय स्नो, और मैं लकी आदमी हूँ, मैं करता हूँ समथिंग कॉल्ड बैक कंट्री स्नोबोर्डिंग, जो कि होता है मौत को सही में चुनौती देना, ठीक है। पर आई थिंक स्नोबोर्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपको रियली नेचर से कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जिस पहाड़ पे हम गर्मियों में चढ़ते हैं सिर्फ मज़े के लिए, सर्दियों में वो पहाड़ बदल चुका है, उस पर 10 फीट बर्फ़ गिरी और आप उस पर चढ़ रहे हो। अगर आप स्नोबोर्डिंग एज अ स्पोर्ट देखते हो तो हिंदुस्तान में गुलमर्ग एक जगह है जो, जहाँ पे स्नोबोर्डिंग रिजॉर्ट है, जहाँ पे आप जा सकते हो, सेफ़ है। दूसरा है हमारे उत्तराखंड में औली, और तीसरा है हमारी मनाली में सोलांग वैली का, ठीक है, जो प्रॉपर एक स्नोबोर्डिंग पार्क बोल सकते हो आपकी। हाँ, एक चेयर लिफ्ट है, आपको ऊपर लेके जाएगी, आप नीचे आ जाओगे। और सीखने के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी हैं, स्पेशली फॉर स्नोबोर्डिंग। मगर यार स्नोबोर्डिंग एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आप लिटरली नेचर से सबसे पास में होते हो। लाइक मुझे लगता है द मोस्ट आई फील कनेक्टेड एज मेरा चॉइस इज स्नोबोर्डिंग। हम लोग सुबह निकलते हैं, हमें गांव है सेथन, मनाली के ऊपर, छोटा सा गांव है, बहुत सुंदर, ठीक है। वहाँ रहते हैं हम लोग। वहाँ सेथन में क्या करते हैं, हमारे पास स्नो बोर्ड्स हैं, इनको हम स्प्लिट बोर्ड बोलते हैं। हम उनको खोलते हैं और उनको पहन के हम पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं सुबह 4 बजे। और कितने लोग होते हैं आप लोग? 5 दोस्त सुबह 5 बजे हम पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं, 4-5 बजे, और हम भाई दोपहर 3 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक सीधा चढ़ते ही जाते हैं ऊपर। तो हम 2,200 मीटर से चढ़ना शुरू करते हैं और 4,800 मीटर तक चढ़ते हैं। 6-7 घंटे लगते हैं, इतनी बर्फ़ होती है। कभी चलते हैं, और अब तो हम लोग थोड़ा एडवांस हो गया ना, पैसा खर्चा अब आ गया, पैसा तो खर्च करते हैं। तो हमारे पास स्कीज़ है, जिसको हम स्कीज़ पहनते हैं, और उसके नीचे क्या करते हैं, समथिंग कॉल्ड स्किन। जब आप वो लगाते हो ना स्की के नीचे, तो आपका स्की पहाड़ के नीचे आने के लिए तो स्मूथ होता है, पर ऊपर जाने के लिए ना उसमें ग्रिप आ जाती है, तो वो बर्फ़ पकड़ता है। तो आप बस ऐसे करके चलते रहते हो, तो आप पहाड़ चढ़ते हो ऐसे जिगजैग करते हुए। तो वैसे पहाड़ चढ़ते हैं, फिर जाके 1 बजे रोटी खाते हैं, फिर सांस लेते हैं, फिर उसके बाद भाई हमें मिलता है 45 मिनट का भयंकर रन। वो ऐसा रन होता है ना, मतलब इट इज समथिंग कॉल्ड ट्री लाइन। अब आप पहाड़ देखोगे ना, आप हमेशा देखोगे कि ऊपर तक पेड़ दिख रहे हैं और पेड़ के ऊपर नंगा पहाड़ दिखता है, जहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं। तो आप टेक्निकली ट्री लाइन के भी 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाते हो, तो अब आपके रास्ते में पेड़ भी नहीं है। और फिर वहाँ से 5 बंदे, 3 स्कीज और 2 स्नोबोर्ड, जो रॉकेट की तरह निकलते हैं, ड्रोन हवा में, ट्रैकिंग पे नए वाले ड्रोन लगाए, और बंदे भाई गोली, गलत गोली। और सोचो हम लोग जा रहे होते हैं 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे उन पहाड़ों में, और पीछे ड्रोन फॉलो कर रहे हैं, और फिर भी हमें नीचे आते आते 35 मिनट मिलते हैं। अच्छा। इतना लंबा रन आता है हमारा, और भाई नेक्स्ट लेवल। और सबसे इसमें खतरनाक चीज़ है एवलांच। अब क्या है, उन पहाड़ों पे कुछ रिजॉर्ट तो है नहीं, कोई बचाने वाला भी नहीं है, तो यू हैव टू बी रियली अवेयर अबाउट द एवलांच कंडीशंस, द स्नो कंडीशंस। तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, अगर फ्रेश स्नो गिरी है, बहुत नया स्नोफॉल है, तो हम नहीं चढ़ेंगे, 2 दिन की धूप लगने देंगे, क्योंकि 2 दिन की धूप में थोड़ा हार्ड अप हो जाता है इवेंचुअली वो। या फिर हमें लग रहा है कि एक एवलांच जगह पे आ चुका है, तो हम वहाँ नहीं चढ़ेंगे। पर वही है कि वी ट्राई, इट्स नॉट रेगुलेटेड। बट अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आई वुड से
स्नोबोर्डिंग इज द इजीएस्ट स्पोर्ट टू लर्न, और स्कीइंग ऑल्सो। आप 2 दिन में स्टार्ट कर सकते हैं, खर्चा कुछ है नहीं, आपको उस फट्टों पे खड़ा होना है, गुलमर्ग पहुंचिए और शुरू हो जाइए। जब आप चढ़ते हो ऊपर तो आपके पास कितना भारी अपना बैगेज यार यूजुअली ना हम लोग समथिंग कॉल्ड, हम लोग जो कैरी करते हैं, हम लोग एक रेस्क्यू गियर भी कैरी करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, एक शवल खोदने वाला, एक प्रोब, बहुत लंबी भैंस जो 5 मीटर लंबी पाइप जो वैसे खुल जाती है। बहुत लंबी बैंड बहुत लंबी है, फुल, अरे बहुत लंबी होती है ब्रो, उसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं, खोलने के टाइम आता है ना भूत बन रहा होता है। और एक बीकन होता है। बीकन क्या होता है, एक रिसीवर होता है। आप समझ लो आपके पास रिसीवर, हम सबने रिसीवर पहना है चारों ने, हम नीचे आ रहे हैं, ठीक है, एवलांच आया, तो हम 2 तो कट लिए, साइड पे बचे, और आप दोनों एवलांच के अंदर बर्फ में दफन। अब मेरे पास है 4 मिनट, 4 मिनट की सांस है आपके पास मैक्सिमम, क्योंकि आप जब बर्फ में दफन हो गई, अगर बर्फ सॉफ्ट है तो आपके ऊपर 5 फीट बर्फ होगी। तो और प्रॉब्लम क्या है, जब हम बर्फ में दब जाते हैं ना, तो आपको ये नहीं पता चलता कि आपका मुंह नीचे है या मुंह ऊपर है, क्योंकि यहाँ भी बर्फ है, यहाँ भी बर्फ है। तो हाउ डू यू गेट ओरिएंटेशन? ग्रेविटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, लाइन ऑफ साइट में बताया था ना, सर्कल ऑफ अवेयरनेस, वो तो है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जो बाहर वाला बंदा है, मैं पहले बताऊँ, जो अंदर वाला बंदा है वो क्या करता है, हमें दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। तो जो अंदर वाला बंदा है, पहले वो क्या करेगा, अपने हाथ से ना बर्फ को यूँ धक्का मारेगा, ठीक है, उसके बाद वो थूकेगा। अगर थूक नीचे नहीं गई और मुंह की मुंह में रह गई, तो मतलब आसमान उधर है। अगर तुमने थूका और थूक इधर गई, तो आसमान उधर है। तो थूक की वजह से यू गेट टू नो कि आसमान क्या है। अब यू विल स्टार्ट टर्निंग एंड फेसिंग अगेंस्ट द आसमान, सो दैट बर्फ तेरे मुंह पे ना गिरे। तो यू विल गो डाउन एंड देन यू विल मेक मोर स्पेस, क्योंकि बर्फ लूज है, कि हवा कैप्चर हो सके। जब तक वो नीचे वाला बंदा ये कर रहा है, ऊपर वाला बंदा क्या करेगा, पहले स्पॉट करेगा कि वो दफन कहाँ हुआ। अब मैं जाऊंगा पीछे से स्नोबोर्ड निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा अपनी 5 मीटर लंबी पैंचोस प्रोब। अब मेरा काम क्या है, प्रोब को लेकर बर्फ में घुसाना है और फील करना है कि कहाँ तक बंदा है। तो मैं डालता रहूंगा एरिया में, जब तक मुझे कुछ फील नहीं होता, हिट हुआ। अब मुझे हिट हुआ, और बंदा अगर नीचे बेहोश है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। अगर बंदा नीचे है तो टेक्निकली यू समटाइम दे होल्ड द प्रोब एंड दे मूव इट, कि मैं हूँ ये, मैं हूँ। देन यू टेक आउट योर शवल, सारा शवल निकालो, बैम, खड्डा खोदना शुरू, गप 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 फुल स्पीड। 4 मिनट में निकालना पड़ेगा। 4 मिनट में निकालना है बंदे को, वरना ही इज नेक्स्ट टू। ये हुआ है कभी? एक बार हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ है, मेरे दूसरा ग्रुप था हमारे सामने, उसके साथ हुआ था, और वो बंदा नहीं बचा। अच्छा। एंड दे फाउंड हिम इन द नेक्स्ट समर्स। उसको बॉडी, तो वो जहाँ पे जब एवलांच आया था तो वो स्पॉट नहीं कर पाए कहाँ? यार वो ना एक्चुअली क्रेवेस था। क्रेवेस क्या होता है, कटा हुआ पहाड़, खाई, पहाड़ों की नीचे खाई होती है ना। तो जब वो एवलांच आया तो वो खाई में चला गया और ऊपर से एवलांच को कवर कर गया। तो वो प्रो 5 मीटर भी कहाँ बंदे को ढूंढा, पता ही नहीं था वहाँ क्रेवेस है। फिर तो ज्यादा ही कुछ डीप। हाँ, तो इट्स अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट यार। और हाँ, अभी गुलमर्ग लास्ट ईयर वॉज रेड अलर्ट जोन, वहाँ पे 11 लोग मरे पिछले साल, 2 पोलिश मरे। और पता है वो कैसे मरे, जब उनके शरीर मिला भाई, उनकी उंगलियों की हड्डियाँ तक टूटी हुई थी। तो बंदा तो छोड़ो, क्योंकि पहाड़ के ऊपर क्या था, नवंबर में बर्फ गिरी, तो पूरी नवंबर के बाद बर्फ ही नहीं गिरी, धूप लगती रही, और दिसंबर में बर्फ गिरी। तो ऊपर वाली बर्फ, नीचे वाली बर्फ धूप लग के बन गई बर्फ की सिल्ली। और जब वो सिल्ली निकली और वो 2 पोर्चुगीज बंदे उसमें आए भाई, वो पीछे ना वो हैमर की तरह लगा था उसके रीढ़ की हड्डी में भाई। उसने ना वो प्रोटेक्टिव पहना हुआ। तो क्या होता है, हम लोग बैक कंट्री में प्रोटेक्टिव पहनते हैं, रीढ़ की हड्डी को वो उल्टा नहीं मुड़ने देता। रीढ़ की हड्डी आगे को मुड़ेगी, ऐसे नहीं मुड़ेगी भाई। उसने प्रोटेक्टिव छोड़, रीढ़ की हड्डी के तो टुकड़े नहीं गिन सकते, तो उंगली की हड्डी के भी टुकड़े हो चुके थे। 2 पोर्चुगीज डेड ऑन द स्पॉट। ओ भाई साहब। एंड दैट इज द हार्शेस्ट रियलिटी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स भाई ये जितना ही अच्छा और एडवेंचरस है उतना ही रिस्की और स्कैरी भी है भाई हमारे लिए भी। जब हम चढ़े थे तो चढ़ते जहाँ जब हम मनाली गए थे तो भाई हमारी सांस ही इतनी फूल जाती है भाई, चढ़ते भाई। वही एक्लिमेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये। हवा पतली होती है ना, तो फेफड़े आपको हवा, इस सरफेस पे हवा लेने की आदत है, और एक हवा की डेंसिटी होती है। जब ऊपर जाता है हवा पतली हो जाती है, तो आपको फेफड़े से वो क्रॉस कर जाती है, पर ऑक्सीजन नहीं सक कर पाते आप। तो आपको अपनी बॉडी यूज टू करनी पड़ती है पतली हवा को ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि पतली हवा में ऑक्सीजन कम होता है। तभी तो आप सांस चढ़ रही थी आपकी, जितना ऊपर जाओगे उतनी सांस चढ़ेगी। हाँ बिल्कुल यही फील होता है भाई आप बता रहे थे आपने अपने एक फ्रेंड को नदी से भी तैर के बचाया है। वो क्या स्टोरी है भाई उसके बाद? यार अब जो लद्दाख गए, आप लद्दाख गए हो? नहीं भाई कभी नहीं। लद्दाख में एक नदी है, इसका नाम है ज़ांस्कार। ज़ांस्कार यार सर्दियों में, तुमने सुना है चादर ट्रैक? एक ट्रैक है जो सर्दियों में बिल्कुल सफ़ेद बन जाता है, बर्फ़ पे लोग चलते हैं ट्रैक करने के लिए, चादर ट्रैक बोलते हैं उसको। वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक्स इन लद्दाख। दिसंबर में होता है, पूरी नदी पे बर्फ़ जम जाती है, लोग उसी पे चलते हैं, उसी पे सोते हैं। और समर्स में वो चीज़ पिघल जाती है और वहाँ पे मचता है तांडव। मतलब इतना गंदा करंट है, हिमालय से फट के पानी आता है बिल्कुल ब्राउन। मैं और मेरे 7 दोस्त, और आई वांट टू टॉक अबाउट, अब इस कहानी का सबसे बड़ा मोटिव क्या है? 3। पहली बात, जब फटती है ना तो भाई भाई नहीं रहता, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। दूसरी बात, जब फटती है और तुमने साथ में पैनिक मार दिया तो तुम मरे, ठीक है। और तीसरा लेसन है कि
वॉट इज़ इट अ बिंग अबाउट अवेयर। तो इस कहानी में क्या होता है कि यार मेरा दोस्त था, वो बैठा हुआ था और हम उसको ऊपर ना ऐसे वो अपने ना छोटे छोटे बीच टाइप बने होते हैं, मिट्टी मुट्टी आती है तो बीच ही सैंड हो जाती है। लद्दाख में भी बीच बनाया हुआ है हमने, मज़े कर रहे हैं। दिस गाय गेट्स अप एंड सडनली वो 4 कदम लेता है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ हर जगह दिखता है, उसका नाम अस्थाना है। एंड वो क्या करता है, हेड फर्स्ट डाइव मारता है सीधे जांस्कर नदी में। राइट में जांस्कर नदी बह रही है और इस नदी पे, इसके लेफ्ट बैंक में क्या है, करंट, ये नदी है और हम इस बैंक पे बैठे हैं, तो बैंक के साइड पे एक लगून बना हुआ है जहाँ पे करंट स्लो है। लगून में क्या होता है, पानी गोल गोल घूमता रहता है पर करंट यहाँ है। तो इसको लगा कि ये लगून में कूदा और इसने क्या किया, डाइव मारा और सर के साथ अंदर चला गया पानी के। अब उसको लगा वो कूदा ऐसे और मैं देखता हूँ कूदा ऐसे। अब मुझे दिखता है कि मेरा दोस्त अंडर वाटर जा रहा है, किस तरफ, करंट की तरफ। करंट यहाँ है तगड़े वाला। अब मैं चिल्लाता हूँ पीछे से, अस्थाना ओए ओए ओए। और सोचो 5 लद्दाखी और 3 बाहर वाले, 8 लोग हैं वहाँ पे। मैं पीछे खड़ा हूँ, मेरा दोस्त कूदता है और इस टाइम पे क्या होता है कि मैं एंटिसिपेट कर लेता हूँ कि अब जब ये निकलेगा तो ये लिटरली करंट की एंट्री पॉइंट पे होगा। अब करंट क्या होता है, आपको सक करता है। हम देखा, वो बोलते हैं पहाड़ों में नदी में नहीं जाना नीचे चाहिए, suck ऊपर से करता करता है, सक करता है। क्योंकि क्या है, नीचे ना वैक्यूम बनता है तो वो खींचता है। अस्थाना निकलता है पानी से और अस्थाना रियलाइज करता है ओ फक, पानी ने खींचना शुरू किया। अस्थाना मुड़ता है और जैसे ही वो मुड़ता है वो अपने दोनों हाथ से, बंदा फिर गूज़बम्प्स, ठीक है, रुकाने शुरू हो चुके हैं। बंदा फिर पैनिक मारता है और बंदा अपने दोनों हाथ फुल स्पीड पे मारना शुरू करता है। अब जब तक ये हो रहा होता है मैं रियलाइज करता हूँ भाई ये बहने वाला है। तो मैंने बोला जय, फिर से भागा, कूदा। मैं कूदता हूँ उसके पीछे इस आइडिया से कि इसको मैं पकड़ूंगा और हम दोनों बहेंगे। जहां तक करंट ले जाएगा जाएगा, मुंडिया ऊपर रखेंगे दूसरे की और 1 किलोमीटर का कहीं तो शांत होगा, थोड़ी टांग टूंग में चोट लगी, मैं निकल जाएंगे। सो आई जंप बिकॉज ही इज माई फ्रेंड एंड आई वॉन्ट टू सेव हिज लाइफ एंड आई नो वाटर मेरा एलिमेंट है, रेस्क्यू में कर सकता हूँ। तो मैं कूदता हूँ उसके पीछे। अब इसमें क्या होता है, मैं जैसे पीछे कूदता हूँ उसके चिल्लाता हुआ और मैं जाता हूँ फुल स्पीड में। ये बंदा जो हाथ मार रहा है, इसके दोनों कंधे डिसलोकेट हो जाते हैं। इतनी जोर से मारते हैं कि टक करके दोनों कंधे आउट। अब इसके बिना कहीं टकराए। यार उसके कंधे वैसे वाले हैं, वो देसी सस्ते कंधे, कहीं भी निकल जाते हैं। लटका हुआ निकल गया, अभी तो सर्जरी करा ली थैंक गॉड उसने, पर उसके कंधे निकल जाते थे। मतलब एक दिन गाड़ी से लटका हुआ था, वीडियो बना रहा था, ये पकड़ा हुआ है, ये हाथ ही डिसलोकेट हो गया और लटका हुआ है डिसलोकेटेड हाथ से, चिल्ला रहा है मेरे ऊपर। तो मतलब इतना गंदा हाल था, उसके दोनों कंधे निकल गए। पर एक चीज़ अच्छी क्या होती है कि इस मोमेंट में जब उसके कंधे निकलते हैं तो मैं उसके पीछे आ जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि अब मैं करंट में हूँ, अब मुझे पता है मैं खींचने वाला हूँ, मुझे पता है ये करंट के लाइन पे है अभी गुस्सा नहीं है। मैं पकड़ता हूँ अपनी दोनों टांगे, उसके पीठ पे रखता हूँ, हाथ पकड़ता हूँ, जितनी जोर से धक्का मार सकता हूँ ना उतनी जोर से बंदे को धक्का मारता हूँ और करंट से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और मैं अभी भी करंट पे हूँ और मैं क्या सुन पा रहा हूँ, 5 लद्दाखी लोकल्स चिल्ला रहे हैं ओए ओए आकाश, ओए 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 ओए, और कोई नहीं कूद रहा, सिर्फ ओए ओए की आवाज आ रही है। अब उसके और मेरे में इसमें क्या फर्क था, वो पैनिक मोड में था, उसके कंधे वंधे निकाल दिए। मैं अंदर डूबा, एक बार आंख बंद करी, ठीक है, बाहर निकला, जोर से सांस लिया और अंगूठा बाहर निकाला। अपने दोस्तों को वीडियो में देखना, आप ऐसे करता हूँ, ऑल गुड, ठीक है। अब पानी मुझे धक्का देता है, मैं करंट पकड़ रहा है मुझे, मैं टाइमिंग लेके हाथ मार रहा हूँ, टाइमिंग लेके हाथ मार रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ खींच रहा हूँ, नहीं मार रहा, नहीं खींच रहा, हाथ मार रहा हूँ। विद इन 5 सेकंड्स आई एम आउट। अच्छा, ठीक है, वेरी स्मूथली यार, लाइक अ फकिंग प्रो। मतलब अपने आप से इंप्रेस हो जाता हूँ वीडियो देख के। और उसी के साथ मैं अपने दोस्त को देखता हूँ कि दोनों कंधे बाहर आ चुके हैं पैनिक मार के। भाई वो बाहर आता है और उस वीडियो में आप देख सकते हो मैं उसको इतनी गालियाँ दे रहा हूँ, हंसता हुआ, मगर बट जितनी ये वीडियो लाइट लग रही है उस मोमेंट पे, अगर वो उसका कंधा निकलता और मैं उसके पीछे नहीं पहुंचता और मैं नहीं कूदता, जो उसने गलती करी थी ना, वो पानी के में तैर पाता, वो पक्का डूब के मर जाता उसने। लाइफ लेसन क्या है, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। 8 लोग खड़े थे, सब बस ओए ओए चलाते रह गए। साला कोई ये भी नहीं दिखा कि कोई भाग रहा हो आगे की तरफ रस्सी लेके। मतलब अच्छा मैं पानी में नहीं कूद सकता, पर ये अगर बहेंगे तो ये आगे बहेंगे, साला आगे की तरफ भागता हूँ, मैं कुछ तो कर पाऊंगा। भाई दिमाग नहीं चलता ना ऐसे केस में, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, बट वो आपने लगा लिया, लेकिन बाकी लोग नहीं कर पाए। हाँ। पैनिक। और यहीं पे मैं सोचता हूँ हम इंसानों ने अपना नेचुरल लिविंग इंस्टिंक्ट ही खो दिया साला। मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही नहीं है। डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। कोई चाकू लेकर आएगा तुम क्या करोगे? कोई सोचा है अगर वैसे करता है व्हाट इज योर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट? इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। और ये स्टोरी ने मुझे सिखाया उस दिन कि यार भाई मल्होत्रा अपने साथ जिस भी बंदे को लेके जा रहा, साला वो तेरी तरह प्रचंड होना चाहिए बिल्कुल। और तभी मैं और अस्थाना जो मेरे दोस्त हैं हम दोनों साथ में रहते हैं, क्योंकि मेरे साथ स्नोबोर्डिंग में पिछले साल हुआ। मैं बैक कंट्री कर रहा था, मैं नीचे गया, बर्फ़ दबती है, 3 तारे बाहर निकलती हैं, बार्ब्ड वायर, और भैंस की आंख में 60 की स्पीड पे बार्ब्ड वायर के अंदर लटका हुआ हूँ। मेरे पाँव में 26 स्टिचेस हैं और मैं उल्टा लटका हूँ। इसकी वीडियो भी मैं आपको दे देता हूँ। एंड वो मुझे रेस्क्यू करता है, मैं खड़ा होता हूँ फटे हुए पैरों के साथ, मैं 3 किलोमीटर और स्नोबोर्ड चलाता हूँ।
गिरता पड़ता, और हम फिर भी जिंदा वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक बंदा है जिसको पता है कि साला ये मुझे बचाएगा और मैं इसको बचाऊंगा, एंड दैट इज ब्लडी रियल एडवेंचर भाई स्पोर्ट। ये बहुत जरूरी है भाई यार। भाई आप दोनों की दोस्ती की दाद देनी पड़ेगी सही में पड़ेगा, क्रेजी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई हाई फाइव टू अस्थाना भाई। अस्थाना भाई। लव यू भाई। एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स यार। अगर आप जा रहे हो ना एक्सट्रीम टेरेन में, साला साथ वाला बंदा ऐसा होना चाहिए ना कि यार ये मेरे को तब तक नहीं मरने देगा जब तक इसको ये इसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, तब तक साला हाथ पाँव मारता रहेगा। और आपको ऐसा बंदा चाहिए। भाई आपको भी दाद देनी पड़ेगी, आप भी ऐसे दोस्तों की पीछे नहीं हटे भाई, बचाना है तो बचाना है भाई, कूदो। भाई उसने सोचा भी नहीं यार, इंस्टिंक्ट ही ऐसा था। दांत की बात तो यार चलो अच्छी बात है, इट फील्स गुड दैट आई वाज देयर, पर अगर आप भी होते ना मैं कूद जाता, क्योंकि ना वो इंस्टिंक्ट ही ऐसा है, प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट। मतलब बोलते हैं ना कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका इंस्टिंक्ट ही प्रोटेक्टिव होता है कि वो पहले बचाएंगे अपने भाई को, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं साला कोई भी होता मैं कूद जाता। एंड आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब आप इस पूरी कहानियाँ 3 स्पोर्ट्स ये फलाना ढिमकाने के बीच में आप देखो कोर हमेशा वही है, एजुकेशन। सीखा आपने कैसे है, क्या आपने सही सीखा है, क्या आपको याद है आपने क्या सीखा था, ठीक है। एग्जीक्यूशन, जो आपने सीखा आप उसको कितनी अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हो, और सर्वाइवेबिलिटी, साला आप जिंदा निकल रहे हो नहीं। और बंदे और रील रूल में तो यार वो ही वीडियो वायरल होती है जो डरावनी होती है, समझ रहे हैं। वरना हकीकत में भाई बहुत अच्छा जोन है और सबको जीना चाहिए ट्रैवलिंग के साथ। मैं तो यही बोलता हूँ, 50 देश घूम चुका हूँ, मैं हर देश में जाता हूँ, घूमता भी हूँ और एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करता हूँ। गुड बैलेंस। भाई थोड़ी इसी की बात करते हैं, घूमने फिरने की। कुछ बताओ यार, कुछ कंट्रीज में कैसे मजे करते हो आप, पार्टी वार्टी, थोड़े स्कैम शैम हुए हो आपके साथ? नॉर्मल, अब थोड़ी नॉर्मल बातों पे आते हैं जो आम हम जनता जैसे कर लोग सकती है और रिलेट face कर कर सकती है। प्लीज यार आई थिंक ना मेरा ट्रैवल जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रहा है फॉर मी। इनफैक्ट लोग अच्छा लगे ना लगे, मैं तो बड़ा इंप्रेस होता हूँ अपनी जर्नी से। यार मैंने ना ट्रैवल को चखा था 2014 में, जब मैं एक रियलिटी शो में गया था, स्विस मेट चैनल के नाम पे था, TLC और NDTV गुड टाइम्स में आया। और उसके बाद मैं एक चीज़ समझ गया था उस ट्रैवल रियलिटी शो के बाद कि यार ट्रैवल में कुछ ऐसी बात है जो कि ज़िंदगी को मायने देती है। तो मैंने क्या किया यार कि आई स्टार्टेड वर्क सेव ट्रैवल रिपीट। मिडिल क्लास फैमिली से था मैं, ठीक है, पैसे वैसे डैड से तो मांग नहीं सकते थे हम, और वो एटीट्यूड भी था, बाप फौजी था, बाप सीधा ठीक है। मैंने उस तो वर्क सेव ट्रैवल रिपीट वाज माय कॉन्सेप्ट, एंड मैं वही करता था। मुझे याद है मैं गया एक देश टर्की, ठीक है, कहानी है टर्की। आप लोग गए कोई टर्की? टर्की नहीं गए, जाना चाहते हैं। कापाडोसिया का बड़ा हमने सुना है। वहाँ पे बलून में जाना। मैं उम्मीद हुई तो आप जिस बलून में उड़ रहोगे सामने वाले से मैं कूद रहूंगा। अच्छा ये किया आपने? ये अगला मेरा स्टेप है, हॉट एयर बलून से कूदना। वो भी थोड़ा टेक्निकल है मगर हाँ। तो यार वहाँ पे ना एक मार्केट है कॉल्ड बेशिकताश। तो यार मैं ना नया ब्लॉगर बना था, ठीक है, 2018 की बात है। 100 के पहुँच गया था मैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। तो अब मैं नौकरी के साथ वो सब कर रहा था, तो ब्रो मैं व्लॉग कर रहा था। मेरे पास था वो प्रॉपर नहीं होता वो व्लॉगर रिग, एक सोनी का कैमरा, इतना बड़ा जी मास्टर लेंस, उसके ऊपर वो तोप जैसा रोड का माइक, जो प्रॉपर व्लॉगिंग सेटअप होता था उस टाइम का, वो लेके मैं चल रहा था। एंड सडनली आई रियलाइज्ड दैट अ कांस्टेंट शैडो वाज मूविंग अराउंड मी। व्हाट इज कांस्टेंट शैडो? अगर आप चलते हो आपको कभी प्रेडिक्ट नहीं होता कि सारा लेफ्ट में कुछ शैडो है, तो कॉन्स्टेंटली शैडो है। और मुझे वो सिर्फ लेफ्ट में दिखी, मुझे वो लेफ्ट में दिखी, मुझे वो राइट में दिखी, मुझे वो पीछे दिखी। कंटिन्यूसली दैट शैडो वाज मूविंग अराउंड मी एंड आई गॉट अ लिटिल अगेन सर्वाइवल मोड, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्लो हुआ एंड आई स्टार्ट नोटिसिंग, आई नोटिस 3 men वो कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग मी। अच्छा। एंड दे वर ट्राइंग कि अगर ये किसी अंधेरी स्ट्रीट पे जाते हैं तो दे वांटेड टू मग मी, ठीक है। और भाई उस टाइम पे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, चौड़ चाहे कितनी भी हो, थोड़ी थोड़ी तो फटी, थोड़ी क्या बहुत ही फटी। और मैं अकेला था, सोलो ट्रैवलर है। मैं पहली दुकान में घुसा, अंदर गया, मैं खड़ा रहा, तो बाहर वो बंदे घूमे जा रहे हैं। मैं वहाँ से निकला, फिर चल पड़े मेरे साथ। अब मैं समझ गया भाई यहाँ पे होने वाला है गलत कांड, या तू आकाश गोली होने का तरीका। तो मैंने निकाला ऐप, मैं देख रहा हूँ ऊपर साली ऊबर भी नहीं मिल रही, मेरी फट रही है। मैंने किया, एक शॉप में घुसा, मैंने अपना कैमरा लिया, मैंने बैग में डाला, मैंने अपना ट्राइपॉड लिया, मैंने बैग में सब लॉक के जिप छाती पे लगाया, ठक, ठीक है। अब ना थोड़ा सा ना वो पहाड़ी वाली फीलिंग में आया, मैंने बोला साड़ा मारूंगा मुक्के इनके। छितेंगे अब ये। अब फिस्ट फाइट, अब यही है यार। मैं ना बचपन में बहुत अब घूसा बजाएगा, घुसंड। आई वाज वेरी फैट किड, ओके। सो मैं ना, मेरे को स्कूल में बहुत बुली करते थे। तो मेरे बाप ने मुझे एक चीज सिखाई थी, 5 बंदे तेरे को ठोकने आते हैं, तू पिटने वाला है, forget the fact, choose one, fuck the shit out of him। तो मुझे पता था एक को पकड़ूंगा, मार मार के इसको बेहोश कर दूंगा, चाहे मेरी बेहोशी की हालत आ जाए, जाने आए। तो आई वेंट आउट विद दैट थिंग एंड व्हेन आई वेंट आउट, माय बॉडी लैंग्वेज सडनली चेंज्ड एंड दीस बॉयज रियलाइज्ड दैट ही इज अवेयर। इवेंचुअली इन 5 minutes all shadows vanished and I was out of there. So I think what I learned from there was all about body language। अगर मैं शुरू से बॉडी लैंग्वेज फट्टू वाला नहीं होता तो ये आसपास भी नहीं मंडरा रहे होते, ठीक है। सो दैट वाज वन ऑफ द क्रेजीस्ट थिंग। बट आपको मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, एक ट्रैवलर वाली। यार 2017 की बात है, नहीं
16 की बात है, मैं पहला फर्स्ट टाइम 15 में फर्स्ट टाइम यूरो, 14 में पास आउट हुआ, 15 में फर्स्ट 16 में फर्स्ट टाइम यूरो इंटरनेशनल ट्रिप मार रहा हूँ सोलो, 3 महीने। ठीक है, मैं वो बताया रियलिटी शो में गया था, स्विस मेड चैलेंज में, तो मैं जीता, तो मुझे जीतने में क्या मिली, ट्रिप फॉर 4 टू स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो मैंने अपने पीओसी को बोला यार देखो मेरे मॉम डैड बाद में आ जाएंगे, मुझे आप पहले फ्लाइट टिकट दे दो, मैं 3 महीने का सोलो ट्रिप करना था। उसमें बड़ा क्रेज़ था मुझे करने का, उस टाइम इंडिया में कोई करने भी नहीं रहा था। मैं चला गया भाई यूरोप, मैं पहुंचा जब तक ग्रीस। ठीक है, मैंने किया पहले, मैं लैंड किया इटली में, इटली से मैं गया क्रोएशिया में पहुंचा ग्रीस। जब तक मैं साला ग्रीस पहुंचा मेरे पैसे खत्म हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैं वहाँ पे मंडरा रहा था, अब मैं घर पे कॉल भी नहीं कर सकता था कि यार मुझे हेल्प चाहिए, मैं अपनी ईगो पे थी कि साला खुद करेंगे नहीं 25-30 हज़ार की नौकरी नहीं थी, पता नहीं क्या ही खुद कर लेते। तो ब्रो आई मेट अ गाय जिसका नाम एस्तबान था। ठीक है, तो एस्तबान, आई मेट एस्तबान एंड जहाँ मैं हॉस्टल में आया था वहीं एस्तबान था। मैंने एस्तबान को बोला यार यही हो गया। एस्तबान बोलता है व्हाट, नो प्रॉब्लम, गेट अ जॉब। मतलब व्हाट जॉब? बोलते कम आई विल टेल यू जॉब। तो मैं गया, तो वो मुझे ना एक मिकोनोस आइलैंड है, मैं वहाँ पे था ग्रीस में, बहुत सुंदर आइलैंड है। तो वहाँ पे ना एक पैराडाइज बीच क्लब था, मुझे वहाँ ले गया और भी क्लब ओनर, क्लब मैनेजर से मिलवाया। मैंने क्लब मैनेजर बोला आई नीड टू मेक सम मनी। बोलता है ओके टेक ऑफ योर शर्ट। मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया, मैंने उतार दी शर्ट। अब उस टाइम में भाई था प्रचंड रूप, 8 पैक एब्स। कोशिश भी नहीं करी थी, बस फिटनेस लेवल उस लेवल पे था कि 8 पैक एब्स थे। मुझे वो देखता है, बोलता है ओके आई पे यू 20 यूरोस पर आवर, कम एट 11 PM। मैंने 20 यूरो मैथ्स की टक 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 टक, मैंने बोला ब्रो 20 यूरो 1 घंटा पता है कितना होता है? 10 यूरो आपका हो गया 800 रुपये, तो 1600 रुपये घंटा। ठीक है, अगर रात को 4 घंटे भी काम करे तो कर लो मैथ्स यार। मैंने बोला 5-10 दिन काम करना है, पूरी यूरो ट्रिप बैक ऑन ट्रैक। मैंने बोला फक ये भाई। शाम को पहुंचा, मुझे मैनेजर फिर बोलता है टेक ऑफ योर शर्ट। मैंने उतार दी शर्ट। उसने ना मुझे बहुत टाइट सी स्पैंडेक्स दी चिपकने वाली, मैंने वो भी फंसा ली। उसका मुझे दिया गैलेस, बोलता है वेयर दिस। मैंने गैलेस पहना। एक लड़की आती है शाइनी स्केच पेन मार्कर लेके, यहाँ छाती पे लिखती है टकीला शॉट 1 यूरो, वोडका शॉट 50 सेंट्स छाती पे। अब मुझे उसने 2 बोतलें पकड़ा दी टूटी के साथ। बोलता है गो। व्हाट, चालू हो जाता है गो, पिलाओ सबको। अब मुझे समझ नहीं आया तो मैंने इस्तेमाल को इस्तेमाल बोलता है यू जस्ट गो अराउंड एंड इफ हु वांट शॉट गिव देम अ शॉट। मतलब हाउ डू आई नो टू गिव अ शॉट? बोलता डोंट वरी व्हेन यू डू दिस, ये टूटी से एक बार जितना निकलेगा वो एक शॉट ही है, उसको रुक जाता है। मतलब क्या एडवांस टूटी है? ठीक है। अबे देसी बंदे थे यार, इंटरनेशनल ट्रैवल भाई। इंग्लिश भी आई स्वेयर द वे आई कैन स्पीक नाउ, उस टाइम पे तो भाई इतना भी नहीं होता था। मतलब था यार जो था, मिडिल क्लास फैमिली में थे, फौजी स्कूलों में पढ़े थे, मतलब बिल्कुल देसी थे यार, मतलब हैंड टू माउथ लाइफ। मैं गया, अब मुझे तो ये बताया था लोगों ने कि 1 यूरो लेना है, शॉट पिलाना है, पर साला किसने ये नहीं बताया कि जब लड़की तुम्हें शॉट पिलाएगी तो क्या करना है। ठीक है, तो मैं गया, 4 लड़कियों का शॉट पिला। लड़की बोलती है हेरो 5 यूरो, उसने 5 यूरो का नोट लिया और मेरे यहाँ गैलेस में फंसा दिया। कोई यहाँ फंसा है, कोई यहाँ फंसा है, और उसको पता क्या बोलती है 1 शॉट फॉर यू। अब मैंने भी सोचा प्रोटोकॉल है, मैं भी एक मार लूँ। प्रोटोकॉल ब्रो डे 1 में पार्टी शुरू होने के घंटे के बाद मैं उन लोगों से ज़्यादा बनता। मुझे कुछ याद नहीं उस रात को क्या हुआ। मैं बाय द टाइम इट वाज 2 AM आई वाज मोर भंड देन द पार्टी पीपल। और सोच नोट का पता नहीं, मैं वहां नाच रहा हूँ भाई, टेबल पे खड़ा हो ये ब्रो। अगले दिन मेरे बॉस ने बुलाया, तुम्हें सुनाया हो रहा है। फिर मैंने उसको सीधे बोल दिया, नो वन टोल्ड मी व्हेन दे गिव यू शॉट व्हाट टू डू। बोलता है टेक 1 सिप, हु सेड ओके। फिर भाई उसके बाद मैंने 10 दिन वहाँ पे बारटेंडिंग करी, बहुत सही लाइफ थी यार। आई वाज लिविंग नेक्स्ट टू द बीच। आई विल टेल यू अबाउट माय अमेजिंग एनकाउंटर विद वुमेन आल्सो। हर रात और इवेंचुअली एवरी सेकंड थर्ड नाइट आई यूज्ड टू बी विद अ न्यू गर्ल। इट वाज अ गुड ट्रैवल लाइफ। 22-23 साल के लौंडे को जिंदगी में शक्ल है। एक तो मैं किसी को बोल दूं मैं हिंदुस्तानी था तो साले ऑफेंस ले जाते थे, नो स्पेनियल। ये ना गोरों में ये बहुत है कि यार काली चमड़ी है तो मैं हिंदुस्तानी है, गोरी चमड़ी है तो मतलब क्यों पता, उनको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ बर्फ गिरती है। मैं बोलता हूँ स्नोबोर्डिंग माउंटेन्स, बोलते व्हाट, अभी की बात है। तो लाइफ इतनी सही थी वो 10 दिन। मैंने उस 10 दिन में 50,000 रुपये कमाए। मैंने उसको बाय बाय बोला, भाई फिर निकल पड़ा सुमड़ी में दुमड़ी, और भाई पहुंचा इस बार घूमता फिरता जर्मनी, और पैसे फिर हो गए खत्म। अरे हैसियत में जीने की आदत थी। अब मैंने बोला यार हॉस्टल में ही पता मिलेगी नौकरी, तो मैं सीधा रिसेप्शन चल गया, मैन बन गया। मैंने बोला आई नीड अ जॉब। तो बोलता है या वी हैव सम वॉलंटियरशिप। मैं बोला व्हाट जॉब? बोलता है क्लीनिंग बॉय। मैं तो सांस ली, मैंने छोड़ यार कौन जानता है तुम्हें, मैंने क्लीनिंग भी कर लेंगे भाई। मैंने एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ ट्रैवल ब्रो। For 10 days I cleaned the hostel washroom। तुम गए हो ना हॉस्टल में? वॉशरूम पता है हॉस्टल के ना? हाँ भाई, बड़े गंदे होते हैं। 10 दिन हॉस्टल की वॉशरूम साफ करा। उसने बोला मैं फ्री में रहने दूंगा और मैं पैसे दूंगा। मैंने बोला देख यार आज कोई ऑप्शन है नहीं, पैसा चाहिए, ट्रैवल करना है,
झगड़ा है भाई ना हिंदुस्तानी चल उनके वहाँ पे मशीनरी पूरी थी ग्लव्स इतने देंगे मास्क देंगे ये वो देंगे मगर वो तो देसी निकला दे सफाई का ये लो भाई वो बंदे ने एंड में मुझे जॉब ऑफर दे दी नहीं थी बोलता सीटीसी बता अपनी कितनी लेगा सफाई वाला एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ ट्रैवल यार ट्रैवल अगर ट्रैवल से अच्छा प्यार है ना तो साला कोई काम बड़ा छोटा नहीं है एंड दैट्स व्हाट आई से द बेसिक्स ऑफ ट्रैवलिंग स्टार्ट व्हेन यू रियलाइज दैट सबसे ऊपर है ट्रैवल करने को मिलता है जैसे भी मिलता है बस करो भाई फिर आप सोच नहीं सकते ये ऐसा काम है ये वो काम है ये हाँ, क्या पैसा कमाओ आगे बढ़ो 10 दिन 50,000 रुपए 50 लड़कियां अलग हॉट मोमेंट सिंगल लाइफ भाई बेस्ट बात ये है कि लड़कियां प्रोफेशन नहीं देखती आपका। अरे यूरोप में तो ये है ही यूरोप में देयर इज नो भेदभाव बारटेंडर मैकेनिक और आईएएस आईएपीएस उनका सब सेम ही है हाँ वो बस बॉडी देखती है वो जैसे आज पैक है एंड दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यार आई टेल यू आई वाज इन फिनलैंड अभी लास्ट मंथ हेलसिंकी में था मैं एंड दिस गर्ल वॉक्स अप टू मी शी लाइक आई लाइक यू आई वांट टू हैव सेक्स विद यू अच्छा भाई हु द हेल टॉक्स टू यू लाइक दैट राइट तूने कोई बंदे को ये बोलेगी तेरा क्या रिएक्शन होगा चलो चलो सुमिड़ी में चलो सुमिड़ी में रिएक्शन ये भी हो सकता है कि यार ये लूटेगी ये क्या करेगी मुझे कोई क्यों बोल रहा है। इंडियन इंस्टिंक्ट है ये मैं इतना बढ़िया तो दिखता नहीं हूँ मगर यार जो वाइकिंग लोग हैं ना वो ऐसे ही हैं तुमने अगर वाइकिंग की कोई भी सीरीज देखी हो नेटफ्लिक्स में दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट सेक्स फॉर देम सेक्स इज नॉट लव सेक्स इज अ नीड लव इज अ प्रायोरिटी एंड दैट्स हाउ दे डिफरेंशिएट एंड दिस इज पूरा यूरोप यू नीड टू अंडरस्टैंड ग्रीस में देखो यार व्हेन आई वाज इन ग्रीस खोलो 24 साल की उम्र में एक बंदा जिसने लाइफ में पहाड़ी आंटियां देखी हैं और डैड के साथ फौजी एनवायरनमेंट देखा है सडनली रीचेस अ नेकेड न्यूड बीच एंड सीज अ मिलियन टिट्स लाइंग डाउन क्या होगा तेरे साथ द बोनर विल नेवर गो अवे इट विल ऑलवेज बी देयर बट देन लाइफ टीचेस यू अबाउट द नॉर्मलेंसी ऑफ द बॉडी अगर तुम्हें नेकेड बीच पे सारे नेकेड लोग दिख रहे हैं तुम बड़े एक्साइटेड हो गए पहले दिन एक्साइटेड हो दूसरे दिन एक्साइटेड हो तीसरे दिन एक्साइटेड हो चौथे दिन एक्साइटेड हो पांचवें दिन यू विल लाइक क्या है तो है छठे दिन क्या सातवें दिन यू विल स्टॉप लुकिंग एट इट यार एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग चेंजेस इन योर मेंटल स्टेट यार कि यार शरीर शरीर है भाई और क्या है एंड दैट इज व्हाट इवॉल्व्ड इन मी ओवर टाइम कि यार हर चीज जो बड़ी एक्सोटिक लगती थी ना वो चेंज हो गया। मैं तुम्हें एक और बहुत खतरनाक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं था आइसलैंड में वहाँ पे गया ब्लू लगून करके मैं वहाँ गया वहाँ पे अंकल थे लड़कों का लू लड़कियों का लू अलग तब तक मैं समझ गया था कि लॉन्डो के लू में टावल नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है सब नंगे घूम रहे होंगे ठीक है तो मैं भी ना जहाँ पे एनवायरनमेंट वैसा था मैं ढल जाता हूँ मैं जरा भेदभाव नहीं करता मैं भी बिना बस पानी की तरह अबे नो हाँ बस बहते लो दैट्स अ ट्रैवलर राइट ब्रो दिस अंकल कम्स इन विद अ डॉटर इन हिज गोदी ओके रियली ओल्ड अंकल कीप्स द daughter is standing here the uncle is standing here the daughter is looking at the uncle the daughter takes off his undies the uncle takes off his undies and his ding dong is hanging in front of the daughter और मेरी वहाँ फट गई ब्रो मैंने बोला ये कौन सी नॉर्मलेंसी है भाई ये तो थोड़ा हुआ मगर सोच फॉर दैट डॉटर जो बच्ची है जो अपने दादा का डिंग डोंग देख रही है उस वो किस लेवल पे मैच्योर होने वाली है कि उसको फॉर हर द बॉडी थिंग इज जस्ट बॉडी यार एंड आई थिंक दिस इज वेयर द होल सोसाइटी प्रॉब्लम हैपेंस एंड इंडिया हम लोग स्किन को इतना हमने प्रायोरिटी दे दिया है कि व्हाई डू रेप्स हैपन बिकॉज लड़की को देख के फीलिंग आ जाती है क्यों आ जाती है जबकि वो सिर्फ टांग है वो सिर्फ शरीर है एंड व्हेन आई गो टू यूरोपियन कंट्रीज आई सी दैट इज व्हाई क्राइम रेट्स आर लो क्योंकि वहां पे नॉर्मलेंसी इतनी ज्यादा है अबाउट दीस थिंग्स सो ब्रो ऑल दीस स्टोरीज आर फन बट दे टीच यू सो मच लाइफ चेंजेस भाई सही बात है बहुत सही बात पर ये थोड़ा ये है कि ज्यादा है थोड़ा इतने लेवल की भी नॉर्मल महीना भर रहेगा ना वहाँ पे वो तेरे लिए ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा तू जाके रहे मैं तो लिख के दे रहा हूँ यू स्टे देयर फॉर अ मंथ यू विल आल्सो बी लाइक क्या है तो है अभी क्या है ना नहीं ब्रो ये कह रहा है कि मतलब ठीक है हम लोग नॉर्मलाइज कर लेंगे खुद को बट इंडिया जैसी सोसाइटी में यहाँ पे ये चीज होना एक्सेप्ट करना यार ट्रेडिशंस है ना हमारे थोड़ा टाइम लगेगा एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है देखो हमारा देश है हमारे ट्रेडिशन हमारे संस्कार है भाई हमारे संस्कार की आउटलाइन हमें जो अच्छा लगता है वो करें हम क्यों पहले गोरे बने हम तो मैं तो ना बोल नंगे घूमो मैं बोल रहा हूँ कि हाउ डू यू एज अ ट्रैवलर इवॉल्व बोलते हैं ना हायर स्टेट स्पिरिचुअल स्टेट कब आती है जब तुम साला दुनिया का हर कोने का कल्चर देखते हो और तुम इक्वेट कर लेते हो कि ए ये है बी ये है सी ये है और मेरे लिए ए बी सी में से सही चीज़ क्या है वो सिर्फ मेरे लिए है अगर मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान है और हमारा कल्चर और हमारे ट्रेडिशन है हमारी सभ्यता है आई लव इट डूड मैं क्यों बाहर नहीं रहता Why can't I live in Switzerland, Canada? As a traveler, I can live in any fucking country I want. But मैं रहूँगा हिंदुस्तान में क्यों? क्योंकि मुझे chaos से प्यार है. साला ट्रैफिक जाम में पैं नहीं किया तो फील नहीं आती. ठीक है अगर शोशरामा नहीं हो तो फील नहीं आती. और मैं इतना आई एम सो पेट्रियोटिक दैट आई नेवर से कि यार नहीं हमें ये सब हिंदुस्तान में चाहिए. नहीं हम यार आवर कल्चर इज ब्यूटीफुल यार. लड़ी वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग. अगर हमारे कल्चर को हम कोर से देखें ना तो हमें बस एक चीज़ सिखाता है दूसरे की इज्जत करना. भाई जो कि बहुत बड़ी चीज है भाई. भाई नेचर से सच्चा प्यार सिर्फ इंडियंस करते हैं भाई
ऑल 5 एलिमेंट्स ब्रो, पानी से, पहाड़ों से, पेड़ों से, सबसे प्यार करते हैं भाई हम। दैट्स ट्रू, बट वही है कि इस प्यार के चक्कर में जब चिप्स का पैकेट बाहर फेंक रहे होते हैं ना, वो रोक लो भाई लोग। और पहाड़ी बंदे तो खास कर ये कहेंगे अभी हिमाचल में क्या हुआ ब्रो, सबको पता ही है भाई। बिफोर वी रैप अप, आप अपनी लाइफ को अगर समराइज करो और आगे क्या प्लान्स है आपके, अभी तक क्या किया है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी तो ब्रो इतनी इंस्पायरिंग है ना, आपकी एनर्जी ऐसे फट के आ रही है कि भाई ले जाएगी हमें अपने साथ कुछ ना कुछ क्रेजी करवाने। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अपने लिए क्या सोचते हो, अभी कहाँ जाना है और आगे कुछ बोलो। यार जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी ना, मेरा एक कोट होता था, आई वॉन्ट टू बी द यंगेस्ट इंडियन टू ट्रैवल द वर्ल्ड। मैं चाहता था कि मैं 197 कंट्रीज ट्रैवल करूँ बाय द एज ऑफ 30। लॉकडाउन ने मुझे मेरी औकात दिखा दी, ठीक है। लॉकडाउन वॉज द रीज़न कि जब मैंने सोल्ड माई स्टार्टअप्स, लॉकडाउन वॉज द रीज़न व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग वंडर विद स्काई सीरियसली। ज़िंदगी ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि यार लॉन्ग टर्म प्लान तो घंटा काम नहीं करने वाला। तो अगर तुम्हें लगता है यंगेस्ट इंडियन बनना है तो लगे रहो, पर समडे होना होगा तो चेंज भी हो सकता है वो प्लान। बट फॉर मी ब्रो, समवेयर आई हैव रियलाइज्ड दैट इन इंडिया आई वांट टू पायनियर द सेक्टर ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। कंपनी स्टार्ट नहीं करनी है, बट एज अ रोल मॉडल आई वांट टू, मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को एडवेंचर में घुसना कैसे है। और आई वांट, हम बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान में यार लोग घबराते हैं, उस नहीं घबराते यार। मेरे साला पहाड़ी बंदे हैं, मेरे से ज़्यादा हार्डकोर हैं यार। और इन लोगों को ना, दे नीड रीच, इन लोगों को बाहर आने के। रेड बुल इंडिया में किसी को स्पॉन्सर नहीं करता, क्यों नहीं करता? हमारे क्रेजी बंदे नहीं है बंदे, पर वही है कि हाउ टू गेट देम आउट। सो फॉर मी, जिंदगी के लिए मेरे 2-3 अलग अलग लाइफ है। एक वंडर विद स्काई है जो मेरा कंटेंट बेस्ड है, जहाँ पे मैं कुछ भी हो जाए इंस्पायर करूँगा, करता रहूँगा, चाहे पैसा आए ना आए, मुझे फंडा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मेरे सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, मेरा आई हैव लाइफ बियॉन्ड सोशल मीडिया, ठीक है। देन कम्स माई पर्सनल लाइफ वेयर आई वॉन्ट टू डू थिंग्स टू गिव बैक टू सोसाइटी, स्पेशली पहाड़ों को यार। हिमाचली बंदा हूँ, छोटे से शहर से आता हूँ, बहुत बड़ी बात है यार। अगर आप इंडिया में क्रिएटर पकड़ोगे, कौन बोलता है कि बंदा हिमाचल का क्रिएटर है बड़ा, ऑन अ डिसेंट लेवल। एंड आई थिंक फॉर मी इट्स ऑल अबाउट गिविंग बैक नाउ। तो अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो और आपको लगता है कि मैं आपकी किसी तरह भी मदद कर सकता हूँ, रीच आउट टू मी, आई एम वेरी एक्सेसिबल। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ व्यूज़ के लिए बात करते हैं। आई एम वेरी अप्रोचेबल। और इन माई लाइफ वेयर आई सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट थिंग इज ब्रो बेस जंपिंग। मैं पहाड़, हिमालय के चोटी से कूदूंगा, फिर मैं विंग सूट लेके पहाड़ों के बीच में से यूं जाऊंगा, और फिर पैराशूट खोल के मनाली में सीधे बार पे लैंड और बियर ओपन। लैंड और देह बडवाइजर। हाँ बिल्ला। वो बडवाइजर लेके हम खड़े होंगे आगे, ले लो भाई, भाई आए हवा से उड़ते उड़ते, ये ले आ गए भाई, आ गए, बियर लगाओ मुंह पे जल्दी। बस ये मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। इसके आगे क्या जिंदगी क्या कहाँ ले जाएगी कुछ पता नहीं है, बट अपने को ये पता है जून में नॉर्वे जाना है। नॉर्वे में 2 महीने की ट्रेनिंग है, उसका अगस्त में आके स्काउटिंग करनी है, परमिशन लेनी है, और सितंबर में बारिशों के बाद एग्जीक्यूट। Awesome. और भाई आपके पास, मैं ये नहीं कहूंगा आपने यति देखा है, आप तो बैठ के चलते हो उसमें, तो अपने यति के बारे में बताओ लोगों को। अरे यार दोस्तों, मैं ऑब्वियसली मैं मोटो व्लॉगर नहीं हूँ, पर मेरे 2 ट्रक हैं जिनको मैं घर बोलता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा घर बार है नहीं, मैं घूमता फिरता रहता हूँ। मेरे पास एक रूबिकॉन है, इसका नाम यति है, और एक थार है, हमारी प्यारी थार हिंदुस्तानी गाड़ी, इसका नाम है सांस्कार। और ये दोनों गाड़ियों का नाम एक वैली के नाम से पड़ा है जहाँ मैं पहली बार गया था। और यति आपको पता ही है, एक पहाड़ी भगवान बोला जाता है, इस पहाड़ों में रहते हैं वो, बड़े होते हैं, सफ़ेद होते हैं, बट बहुत दिल के शांत होते हैं, उनको यति कहा जाता है। और उसी तरह मेरी रूबिकॉन भी एक यति है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने लद्दाख जैसी जगह पे 3000 किलोमीटर, आई डिड अ सीरीज़ कॉल्ड द अल्टीमेट लद्दाख ट्रेल, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, देखिए अगर आपको टाइम मिलता है। हमने 3000 किलोमीटर बिना तेल भरवाए लद्दाख किया है, विदाउट इवन एंटरिंग ले। और ये सीरीज़ के टाइम हम 10 दिन ऑन द रोड थे, अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, 2 बंदे, और हमने नेक्स्ट लेवल का काम किया। एंड ब्रो इट वाज नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। आई टेल यू दिस वन स्टोरी, आई टेल यू, नॉट टेक टू मच टाइम। हम एक जगह पूगा, आपने सुना है पूगा करके, पूगा हॉट स्प्रिंग्स कभी सुनाओ? लद्दाख में क्या होता है ना, हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, सल्फर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं। हम उसे क्रॉस कर रहे थे, एंड सडनली मेरे दोस्त ने बोला यार यहाँ से ना एक ऑफ रोड ट्रेल जा रही है। वो जिसना क्लास 9वीं में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता थी, द रोड लेस टेकन, द रोड नॉट टेकन। वो कविता में ये बोलता है कि 2 सड़क थी, एक सड़क बहुत हरी थी, एक सड़क बड़ी फकौल थी, पर मैंने वो फकौल सड़क ली और मेरी ज़िंदगी बदल गई। वो एग्जैक्टली हमारे साथ वहाँ पे हुआ। हमने फकौल सड़क ली, हम राइट मुड़े, कच्ची सड़क चलती रही, एंड सडनली हम एक वैली के पीछे पहुँचे जहाँ पे हमें दिखे 6 हट और पानी, गोल एक लेक, छोटा सा लेक, और उसके ऊपर एक पत्थर, ठीक है। अब मैं और मेरे दोस्त गाड़ी चला रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ अस्थाना ब्रो बंदा लग रहा है। अस्थाना बोलते हैं पागल है साले, पत्थर है। मैं नहीं ब्रो बंदा लग रहा है। हम पास गए, बंदा था, उसकी खोपड़ी निकली हुई थी पानी के बाहर।
लद्दाख जिस जगह पे वो पानी के बाहर था और हम पास गए, इट वाज अ हॉट स्प्रिंग। कपड़े फेंके, भागते हुए दोनों कूदे पानी में, वाह, बदबूदार पानी पर गर्म मस्त, जो सल्फर वाटर है, इट्स लाइक रॉटन एग, राइट। एंड वहाँ हमें पता चला कि ये लोग वहाँ पे हर साल 10 दिन का रिट्रीट करते हैं जहाँ पे ये लोग हील करते हैं। दैट पानी हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टीज, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, स्किन क्लियर आउट हो जाती है, विंटर्स के लिए आप रेडी हो जाते हो, आपका हाइजीन लेवल इंप्रूव हो जाता है। और ये लद्दाखीज करते हैं पुराने वाले अभी भी, क्योंकि लद्दाख में आप पानी से नहा नहीं सकते, तो दिस इज हाउ दे लिव यार। दे 7-7 10-10 दिन वहाँ रहते हैं। एंड दिस इज वेयर लाइफ इज अनबिलीवेबल। और शुक्रिया मेरे इन ट्रकों का, जो मेरा घर है, कि मैं इन जगह घूम पाता हूँ। बट डेफिनेटली वंस दीस गाइस चेक मी आउट, दे विल गेट टू नो मोर अबाउट माय ट्रक। भाई ये आपको बिल्कुल चेकआउट करेंगे, आपके इंस्टाग्राम पे, आपके यूट्यूब पे जाके चेकआउट करेंगे। और मैं जनता से कह दूं, मैं दिस गाय इज फुल ऑफ एनर्जी एंड एडवेंचर। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ हम फिर से एक नया पॉडकास्ट करें, प्लीज कमेंट कर दो पार्ट 2, और भाई को रीच आउट कर लें। भाई के इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दे, यहाँ पे आ रहा है गोल्ड बटन। और दोस्तों, हमने जो कपड़े पहने हुए हैं अपने मर्चेंडाइज, आप ये खरीद सकते हो realhitstore.com से। और शुभम ने आज नया डिजाइन पहना है भाई, ये भाई जो सुनो, जो हम मनाली में बियर खोलेंगे ना, वो यहाँ पे छपी हुई है। इसका बैक प्रिंट यहाँ आ रहा है, उस पे लिखा है आज चलेगी दारू। ये अपनी बियर खुल चुकी ओह वाह, मुझे अच्छा क्या लग रहा है ना, लाइन भी सही है इसकी, थ्रो एकदम बढ़िया। और एक ये भाई ने पहनी हुई है, आई एम स्पिरिचुअल। नाइस। और ये है भागो भूत आया, ये भी आप ले सकते हो। हम हॉरर पॉडकास्ट बहुत करते हैं। हाँ, आई सॉ ऑन योर चैनल, गुड यार। भाई आपके लिए हमारे पास एक मर्च है, हमारा एक डायलॉग है। जब हम स्केचेस अब भी बनाते हैं तो हम कहते थे अबे डरे हैं जिम कर रहे हैं, तो आप पे वो बिल्कुल लाइन सूट हाँ भाई, आपके 8 पैक एब्स भी आप हैं। हो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में तो आप डरते नहीं हो। बहुत ये बहुत आपके धन्यवाद लिए। दोस्तों। एंड गाइस अभी जाओ एंड स्टार्ट शॉपिंग। कांग्रेचुलेशंस बॉयज, Thank you, एंड थैंक यू सो मच यार। मतलब मजा आ गया भाई, so much fun। मेरा पहला पॉडकास्ट है बाय द वे, इससे पहले मैं शर्माता था, बट आज मैंने बोला भाई हिम्मत। अब मन है साथ में ट्रैवल करने का। अरे और मैं बता रहा हूँ, रुक, मैं धार किसकी खड़ी है बाहर वैसे? ये अपनी है बस फिर क्या। अरे यार फिर तो मतलब आधा काम तो हो गया, अब बैठना ही है बस। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। भाई से जुड़ने के लिए भाई का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब का गोल बटन यहीं कहीं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो, मजेदार कंटेंट तो देखो ही। और आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज रीच आउट टू हिम। एंड हमसे मिलेंगे आप नए एपिसोड में। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बिना सब्सक्राइब करे कोई पॉडकास्ट देखना गुनाह है, चला ना जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको पॉडकास्ट शुरू करना है तो हमारा कोर्स है, वो आप खरीद सकते हो, बहुत ही अच्छे प्राइस में अवेलेबल है। मजेदार है, और आपको अगर सीखना है तो उसमें सारी चलो जी, चलो जी, ओके जी, बाय। बाय।